I, CA Anand Jain, Regional Council member from Central India Regional Council, welcomes you all to this very important webinar on the bank audit series organized by CIRC of ICAI. I welcome the respected Chairman of Regional Council, C. Ankur Gupta ji from Jaipur, our very learned speaker and very demanding faculty all over the nation, CA Nayan Kothari ji from Vadodara, my regional council colleague, CA Rajiv Gupta ji, who is also a very good speaker on this topic of bank audit. I welcome all of you to this very important webinar. And before proceeding this webinar, I would like to first request our Chairman Regional Council, C. Ankur Gupta ji, to please give his welcome address. Over to you, Ankur ji. Thank you, Anand bhai. Respected सेंट्रल काउंसिल जो अभी एब्सेंस है, ज्ञान जी जो आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, साथ में हमारे स्पीकर नयन जी हैं, नयन कोठारी जी बड़ौदा से, और हमारे कलीग जो आरसीएम में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे पिछले 1 महीने से मेरे साथ में है। आज 3 तारीख हो गई है। पिछले 28 फरवरी को मैंने हैंड ओवर लिया था। पूरा 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए। तो इसमें राजीव भैया है, आनंद जी हैं, रुचि मैम हैं, विजय जी हैं, निर्भीक है, धवल जी हैं, अंकुश भाई है और नितिन भाई है, तिवाड़ी जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं, और दिनेश जी हैं जो अलग अलग स्टेट से सब मिलके, हम 12 लोग मिलके हम रीजनल चला रहे हैं। तो आप सब लोगों का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे चेयरमैन बनाया और इस मौका दिया कि अपन सब मेंबर्स को सब मिलके सर्व कर पाए। और आज का जो टॉपिक है बैंक ऑडिट का, लास्ट डे है। 8 दिन से हम कंटिन्यू बैंक ऑडिट पे एक 1 बाय 1 टॉपिक ले रहे थे। तो आज लास्ट डे है, 8 डे। इसमें हमने लफार को रखा है। लफार में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं 2021 में लफार जो चेंजेस हुई है वो मेजर चेंजेस हुई है। पहले क्या होता था, हम लोग लफार में क्या करते थे, यस नो या फिर सैंपल चेक किया, खत्म कर दिया कि सैंपल क्या चेक किया क्या नहीं किया, रिपोर्ट नहीं करते थे। मतलब सब्जेक्ट टू डाल देते थे, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कुछ भी लिख के हम आ जाते थे। बट 2021 जिसको 21 के बाद में पहली बार ऑडिट अलॉट हुई है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि लफार एक बड़ा टास्क है कि आप सोचो कि 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन में हो जाएगा। पैरेलल आपको ऑडिट करते समय ध्यान में रखना है कि लफार को कैसे 1 बाय 1 आप कवर करते रहोगे और डेली उसकी रिपोर्टिंग बनाते रहोगे तो इजी टास्क रहेगा। अदरवाइज लफार लास्ट वाले दिन में बनना बहुत टिपिकल है, क्योंकि उसमें आपने क्या चेक किया है, किस लेवल पे चेक किया है, वो सारा मेंशन करना होगा। पहले जो चीजें होती थी कि सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन या हम रैंडमली कुछ भी डाल के आ जाते थे, वो चीजें खत्म हो चुकी है। अभी लफार में आपने क्या सैंपल लिया है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ी चीज है कि अपने लिए कि अब मैनेजर ये बोलते हैं कि सर लफार में डाल दो, एमओसी मत दो आप, तो वो आप नहीं कर सकते। जो चीज लफार में डाली है उसकी एमओसी देनी ही देनी है। ये नहीं है कि आपने कुछ चीजें कमी है उसको आपने लफार में डाल दिया और उसकी एमओसी बन रही है और एमओसी नहीं दी है, तो आपको एमओसी देनी ही देनी है। तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज है, वो हमको आज नयन जी बताएंगे। साथ में मैं ना ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि हमारे पीए रिव्यू में लफार में क्या क्या चीजें हैं पेपर, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है ऑडिट रिपोर्ट में लफार ही एक मेन रिपोर्ट होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो उसमें वर्किंग पेपर बहुत निकलेंगे। तो वर्किंग पेपर हमारे पीए रिव्यू के टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपलसरी कर दिया है पीए रिव्यू सब फर्मों के लिए, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर हो। तो आप उनमें भी हमको थोड़ा सा गाइड करें मेंबर्स को कि वर्किंग पेपर में हम क्या क्या चीजें रखें साथ में, जिससे क्या इन फ्यूचर जब पीए रिव्यू करवाएं तो हमको बेनिफिट निकले, मेंबर्स को कहीं हैम्पर नहीं हो, और कहीं कहीं कुछ चीजें निकल के आए कि कल को कोई एनसीएलटी में या कोई केस जाए किसी क्लाइंट का या कस्टमर का बैंक के रूप से, तो हम हमारा सेफ गार्ड कैसे हो, तो वो हमारा वर्किंग पेपर ही हमको बचाएगा। तो आप हमको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करना कि क्या क्या कि हम वर्किंग पेपर लेके आए साथ में। और इस सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी सर कि आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you, Ankur ji, for the wonderful welcome speech and a guidance to all the members that how we should proceed further while doing the bank audit. Because, as you have said, LFAR is the most important part where we, as an auditor, have to keep eyes that what we are reporting, what things have impact on the audit and the bank as well. So, thank you for your wonderful deliberation. Moving forward, as I have been
informed that our guest of honor, CA Gyan Chand Mishra ji, Central Council member, is occupied somewhere and he is not able to join us right now, but he will be joining us very soon. So moving forward with our webinar, I would directly come to the deliberation of our learned speaker Nayan Kothari ji. But before having his deliberation, I would like to request the chairman of Vadodara branch, Dhruvik Parikh ji, who is currently present with our speaker Nayan Kothari ji at Vadodara. I would request him to present a memento to him and welcome Nayan bhai to this webinar. Dhruvik bhai, kindly welcome Nayan ji. ध्रुविक जी का पिक नहीं आ रहा है। बढ़िया. Wonderful and unique concept that CIRC has brought, that virtual webinar में भी हम किस तरह से physically हमारे speaker को welcome कर सकते हैं. सर, ये शब्द श्योर है, ये हमारे तिवारी जी की सोच है. स्टार्टिंग विद मी. मैं उनकी भावना को व्यक्त करना चाह रहा हूं सर. शब्द तो शौर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मर्म की बात न कहो होठ से, मर्म की बात न कहो होठ से, मौन ही तो भावना की भाषा है. और ये मौन जो हमारा है उसी भावना को प्रकट करता है कि हम हमारे स्पीकर को किस तरह से यहाँ वेलकम कर रहे हैं. एक बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास इंट्रोडक्शन नयन कोठारी जी का आया हुआ है, बट मैं उसको पहले आपको हमारे स्पीकर जो वेरी वर्सेटाइल एंड नोन फैकल्टी है. So Nayan bhai is a practicing chartered accountant in Vadodara since 2006. He had been the chairman of Vadodara branch of WIRC of ICAI in the year 14-15. Also had been elected as regional council member and co-opted member of various committees of ICAI in the year 23-24. President of Rotary Club of Vadodara for the year 22-23, and a long list is there. But मैं बहुत छोटे शब्दों में जो नयन भाई का डेडिकेशन है, कमिटमेंट है प्रोफेशन के लिए, वो आपको बताना चाहूंगा. अभी रिसेंटली ही वाज एट ब्यावर फॉर सम सेमिनार, और मैंने रात को 10 बजे उनको फोन किया कि सर हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और एक स्पीकर ऊपर नीचे हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगले दिन प्लीज आइए और इंदौर में सेशन लीजिए. ऑल टुगेदर पूरी रात वो ट्रेवल करके इंदौर आए और उन्होंने अगली मॉर्निंग सुबह सेमिनार लिया. सो ये डेडिकेशन, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है, और यही आपका इंट्रोडक्शन भी है नयन जी कि आप जिस तरह से प्रोफेशन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. सो विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट नयन भाई टू प्लीज गाइड ऑल द मेंबर्स ऑन हाउ वी कैन प्रैक्टिकली proceed for the reporting in the long form audit report. Over to you. Thank you so much. Thank you so much for a very kind introduction from Anand ji. Respected Chairman of the region Ankur ji, other regional council members, Rajiv ji, and in absentia our chief guest CCM sir. I really appreciate and for this such a wonderful initiative the region has taken and try to ensure the knowledge without any boundaries through the digital medium reaches to all the member, and that too also after the webinar series is over, you are going to handhold them with the query solving through the digital or the WhatsApp media, which Rajiv ji explained to me when I met him as a co-speaker at one of the places. So I really compliment you for this wonderful initiative, and again thank you so much all of you for inviting me over here and giving me a chance to share my deliberation on one of the very interesting topic related to the bank audit, sometime not being taken care so much seriously as well. But I try to explain you from the various dimensions, including the point which Chairman sir put before us, how the documentation needs to be taken care, so that later on, most of the time, chartered accountant is questioned. So what he has to take out from his file and show, prove himself sometime that yes, my work was done with the diligence and care. So that was very right point pointed out by Chairman sir, and certainly I'll take up that as well into the deliberation. Friends, if we talk about the entire deliverables or what all we are going to hand over at the end when we conclude the bank. Let us start from that perspective or from that beginning. So if we talk about mota moti, what all we are going to deliver over there.
फर्स्ट इज गोइंग टू बी अवर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम SA 700 के फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं और देख के आते हैं। मजे की बात क्या होती है दोस्तों, हमारे जो ब्रांच मैनेजर साहब होते हैं वो बोलते हैं सर मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बना दिया है, आप मुझे आपका लेटर हेड दीजिए, हम उसकी प्रिंट निकाल लेते हैं। मैं बोलता हूं सर मैंने 4-5 तो सेमिनार अटेंड किए थे SA 700 आने के बाद, और आज भी मैं 2 बार तो देख लेता हूं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के पहले। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आपने आज ही मेरे से ये बनवा के दे दिया। यस, आई डू आस्क हिम व्हाट इज द ब्रांच कोड, जोन कोड वगैरह वगैरह, तो वो चीजों के चलते हुए उन्होंने आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बना दिया। बट अगर सर उसकी भी बात करें तो उसके अंदर आप MOC दे रहे हैं तो ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होना है। इफ माय ओपिनियन पैराग्राफ चेंजेस, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होना है। There are certain 15 items into the suggestive list we sometimes get from central auditor that if these are the issues and you want to communicate us through other matter paragraph। तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी ऐसा टूल है कि जिसके जरिए not only the qualification but various other points, particularly the other matter, can be used more effectively. Otherwise, adverse or disclaimer, in my very personal view, shall not have a space over here. Probably disclaimer never had a space beyond our CA final studies, honestly. Second set of deliverables की अगर हम बात करें तो those are my closing returns, right? अगर न्यूमेरिकली जाते हैं या जो भी अलग अलग बैंक अलग अलग नंबर्स देते हैं, जनरली पहला क्लोजिंग रिटर्न होता है GL एंड PL। GL माने बैलेंस शीट, P&L अकाउंट ऑफ द ब्रांच व्हिच वी आर ऑडिटिंग फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अभी बात मजे की क्या है, हम हमारा 80% समय एडवांसेस की ऑडिट के ऊपर देते हैं। दैट्स प्रीटी फेयर। आई डोंट वांट टू रिड्यूस दैट, but I want to focus that in remaining 20% of the time, the remaining part of the asset side of the bank, entire liability side of the balance sheet, plus income and expenditure side of the P&L, at least need to be taken care, because our closing return number 1 would require us to sign the P&L as well as the balance sheet। तो अगर मुझे पूरा बैलेंस शीट साइन करना है तो एडवांसेस के अलावा P&L साइन करना है, तो इंटरेस्ट की इनकम या इंटरेस्ट के खर्चे के अलावा दूसरे ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है, दूसरे ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं। अगेन आई मेक इट सिंपल फॉर यू, आई डोंट वांट टू मेक अ सेपरेट चेकलिस्ट फॉर द सेम, बट अगर पूरी LFAR को ही 1 by 1 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो दी गई आगे सर ने बताया वैसे अगर हम टच अपॉन कर पाए तो बैलेंस शीट के भी एडवांसेस के अलावा सारे मुद्दे टच हो जाएंगे, P&L की भी दोनों बाजू कवर हो जाएगी, और एक रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के साथ मैं वो क्लोजिंग रिटर्न नंबर 1 बैलेंस शीट एंड P&L, GL एंड PL ऑफ द बैंक साइन कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने जो SA 700 वाली रिपोर्ट दी वो क्या था, माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ द ऑडिटिंग, व्हाट इज दैट, दैट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस। Secondly, I'm coming back again, the closing returns. अभी ये closing returns के बारे में भी 2-3 मुद्दे हैं। Are they generated through system? Which system? The system which has been used for the operation of the bank branch or any other system? If there is any other system used, how the integration took place? Has there been any manual intervention? And what is my view on data integrity produced by that system? ये 4-5 मुद्दे LFAR के एंड में जो आए हैं या रिवाइज LFAR में टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आए हैं, वो मैंने यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट के द्वारा नैरेट करने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अगर वहां पर वो क्वेश्चन आएगा, सर हमने कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो किया नहीं है ना, certainly they will say no, and I'll write no, there is no manual intervention. Or while reading at that question,
I would not be able to take out any separate sample size or audit tool or maybe an IS audit tool to get into the details whether there had been some manual intervention or not. Or I'm not an IT expert to comment on the data integrity or the MIS generated by their system. But when I look at the data produced by the system, when I see the data compiled and produced before me for signing, if I try to imagine and look at the audit trail, कहां से शुरू होके कहां तक ये अपने सिस्टम से जर्नी करके आया है, उतना तो मुझे पता होगा कि भाई ब्याज की प्रोडक्ट कैसे निकाली होगी, या अगर एक मैनुअल प्रोसेस की बात की जाए लोन एप्लीकेशन फॉर्म आने से या अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म आने से अकाउंट ओपन होने तक का प्रोसीजर कैसे हुआ. If I'm able to have a look at these all audit trail, what is the manual intervention over there, what is the digitalization over there, I might be into a better confident position to comment on MIS as well as data integrity. अभी हम बात करते हैं और क्वेश्चन की. जो क्वेश्चन क्या बता रहा था आपको, क्या पूछ रहा था आपको कि भाई ऐसा कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है. शुरुआत मैंने कहा से कि क्लोजिंग रिटर्न दो सॉफ्टवेयर से जनरेट होंगे, एक आपका रेगुलर सॉफ्टवेयर या वो रेगुलर वाले लाइक फिनेकल या उस सॉफ्टवेयर से आप डेटा लेंगे और उसको कंपाइल करके क्लोजिंग रिटर्न बनाएंगे ब्रांच में. और एडवांसेस को डील करने के लिए बहुत सारी बैंक में, पर्टिकुलरली जहां फिनेकल यूज हो रहा है, एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जहां से पूरे आपके आईरेक के क्लोजिंग रिटर्न्स निकलते हैं. इफ आई गिव एन एग्जांपल बीओबी, दैट इज द एस्क्रॉम. तो ये कंपाइलेशन के दौरान, और वो एस्क्रॉम या ऐसा कोई भी सिस्टम जहां से ये डेटा जनरेट होके आता है, वहां पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है. यस, I was talking about the deliverables in that closing returns, and from that I am trying to link the certain question related to the technology which have been introduced into the revised LFAR. तो यहां पर मैं देखूंगा LFAR closing returns लेके particularly IRAC वाले, what are the changes into the date of NPA? What was the date of NPA mentioned against the same account in last year, last to last year? In certain cases, not in recent years, but initially when this was introduced, people have found every year the date of NPA has been changed. It has been forwarded by 1 year. Why? By doing that, you can reduce on the provisioning. You can reduce on the provisioning. हर साल एक साल से अगर हम डेट ऑफ एनपीए बढ़ाते जाते हैं तो चौथे पांचवें साल में जो लॉस्ट असेट में जाना था वो अकाउंट वहीं अटक जाएगा, जिसके ऊपर आपकी कम प्रोविजनिंग होगी. कहां पर इसमें मैन्युअल इंटरवेंशन होना चाहिए? आपके एलएफआर में भी क्वेश्चन आता है, मास्टर सर्कुलर भी बोलता है कि एनपीए अकाउंट्स के ऊपर एक अलग अलग पीरियोडिसिटी से आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना है और रिवाइज्ड वैल्यूएशन वहां पर डाल के आपको उसकी प्रोविजनिंग के अंदर अनसिक्योर्ड पोर्शन की टेक केयर करनी है. तो देयर माइट रिक्वायर यू एट अ पीरियोडिक इंटरवल टू एंटर सर्टेन वैल्यू मैन्युअली. I mentioned certain data would be collected from the system, compiled into Excel or maybe the handwritten thing, and a closing return might be produced before me to sign. यहां पर चांसेस है क्लरिकल एरर का भी, ग्रुपिंग रिग्रुपिंग में भी कोई दिक्कत या गलती इंटेंशनल अनइंटेंशनल ना हुई हो, वो भी हमें देखना है. दोस्तों बात क्या है, मुझे ऐसा पता है हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर है, बट ऐसे कौन से 15-20 लोन मिला के प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं तो शायद वो मुझे नहीं. आई नो सेविंग्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कासा, बट ऐसी और कौन सी चीजें मिलके कासा बनाती. तो ये सब नॉलेज आइदर आई वुड गेन फ्रॉम गेटिंग इनटू द क्लोजिंग रिटर्न्स, as well as I would be further using them in signing, certifying, compiling and getting the data related to closing return, doing the documentation related to closing returns. तो ये सेकंड डिलीवरेबल हुआ अपना क्लोजिंग रिटर्न. दो अलग या एक पूरे सॉफ्टवेयर से बन के आएंगे, उसके ऊपर की रिलायबिलिटी, उसके रिलेटेड डेटा इंटीग्रिटी, प्रोसेस एंड एंड रिजल्ट के ऑडिट ट्रेल को देखते हुए हम देख पाएंगे, उसके रिलेटेड मैन्युअल इंटरवेंशन को भी हमें देखना है, और जो मोटा मोटी मुझे कमेंट्स करनी है वो मैं थोड़ा रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ करूं.
नहीं तो LFAR बनाते बनाते लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई आप इसके ऊपर क्या व्यू देना चाहेंगे, तो एट दैट टाइम आई गेट पजल and I might have to answer, respond, write whatever is favorable in affirmation, obviously, because if I write negatively, it must be supported by some strong audit evidences as well as documentation. So that is second thing. Third thing की बात करते हैं, वो क्या है अपना certificates, system generated, manually prepared, whatever in particular format like subvention and everything. दोस्तों सर्टिफिकेट के बारे में आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती है एक ही शब्द, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बोल्ड लाइन, बोल्ड अंडरलाइन, हाईलाइट, इट्स एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अगर मैं रुपये पैसे में भी सर्टिफाई करता हूं तो डॉट के बाद भी जो नया पैसा लिखा हुआ है उतने तक मैं जिम्मेवार हूं, और उसकी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास चाहिए, क्योंकि सैंपलिंग करके मैं ओपिनियन दे पाऊंगा, but when it comes to giving absolute assurance, it has to be absolutely worked out as well as backed by documentation with me. हाँ, अगर मैं सबवेंशन की सर्टिफिकेट साइन कर रहा हूं तो मैं लेके आ जाऊंगा कि भाई टोटल अमाउंट एडवांसेस का क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ द सबवेंशन, आपने सही गिनती करी है या नहीं? सर वो बैंक के अफसर है, इतनी गिनती हम जो कैलकुलेटर पे करेंगे वो 2 मिनट में मैन्युअली करके बैठे हुए हैं, बट मुझे डिटेल में जाके ये एंश्योर करना पड़ेगा जो अमाउंट के साथ आपने सबवेंशन के परसेंटेज मल्टीप्लाई किए, वेदर दैट अमाउंट इज करेक्टली डिराइव्ड और एक दो जगह पर हम पूछने का प्रयत्न भी करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त एग्री करेंगे कि सबवेंशन के सर्टिफिकेट हमने ड्यूरिंग दी 3 दिन की बैंक ऑडिट भी 1 या 2 बार रिवाइज होकर रिसीव किए, राइट? तो यहाँ पे एक मुद्दा बनेगा सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, हम पूरी वर्किंग भी देखेंगे, एज वेल एज टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी वुड बी कीपिंग विद अस द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द नंबर्स प्रोड्यूस्ड इनटू द सर्टिफिकेट्स, बिकॉज साइनिंग अ सर्टिफिकेट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक बात और इसके साथ साथ आती है यूडिन की भी, बैंक की पॉलिसी के अनुसार 2 या 1 यूडिन निकालना है, जनरली सेंट्रल ऑडिटर इसके ऊपर अपना अपना व्यू रखते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सर चौथा मुद्दा आता है डिलीवरेबल्स की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, तो वो है LFAR। सर जब हमने पहली बार कारो पढ़ा था तो कारो के प्रीफेस में कौन सा शब्द पढ़ा था, कौन सा फ्रेज पढ़ा था? एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कारो क्या है मेरा? कंपनीज एक्ट के अंदर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट देता हूं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई ऐसी एडिशनल रिपोर्टिंग की चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ओपिनियन, आपको कंपाइल करके कोई डेटा देना है। सिमिलर लॉजिक गोज विद LFAR कि भाई आपने एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट दे दी, आपने बैंक के सॉफ्टवेयर से बने हुए क्लोजिंग रिटर्न्स या कंपाइल्ड किए हुए सर्टिफिकेट साइन करके दिए, बट एज एन ऑडिटर आपने बहुत सारे ऐसे एरिया चेक किए हैं जहां ऐसे फाइंडिंग्स आए हैं जो आप यूजर्स को, स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना चाहते हो। हु शैल बी माय स्टेक होल्डर और यूजर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? सेंट्रल ऑडिटर एंड द वेरियस हायरार्की ऑफ बैंक ऑफिशियल्स। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं उनको अपनी बात बताना चाहता हूं। तो मैं अपनी बात अलग बताऊं, आप अपनी बात अलग बताएं, तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, जैसे मैंने आगे बताया, असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, सारी चीजों को मिला के जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रख दिए, और वही सारे क्वेश्चन के अंदर मुझे अपने आंसर देने हैं, आइदर यस, नो, डोंट नो। नो सर, डोंट नो अपना आंसर होता है कई बार, बट वहां पर ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर होता है यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, और सर्टन 4-5 लाइन्स आर देयर इनटू द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आई हैव टू सिलेक्ट व्हाटएवर इज द अप्रोप्रिएट थिंग। तो आगे की स्लाइड में कहीं पर मैंने लिखा है वेग आंसर मत दीजिए, ड्राफ्टिंग ढंग से करिए, बट वो चीज यहां पर अभी ऑनलाइन LFAR की पंचिंग करते समय रिलीवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन के सजेस्टिव आंसर उन्होंने दे दिए हैं, मुझे उनमें से एक करेक्ट वन, अप्रोप्रिएट वन सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा भाई वेदर दी financial statements of all the borrowers are collected and kept on record, yes, okay,
No, it will take you to the respective workbook, and in that workbook I will have to give the detailed list के ऐसे कौन कौन से बोरोवर है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास नहीं आए हैं। अभी मुझे ये वर्कबुक का भी फॉर्मेट देख के जाना है। कई सारी बैंकों ने हमें एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड करी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा पंचिंग LFAR का ऑनलाइन करवाते हैं, तो मुझे वो 8, 4, 5, 7 कॉलम देखने पड़ेंगे जिसके अंदर मुझे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, इंश्योरेंस नहीं आया, या अभी जो एग्जांपल हमने दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए, उसकी क्वेरी लिखनी है। क्वेरी बड़ी सिंपल है, इंश्योरेंस नहीं आया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिले, बट अगर उसकी वर्कशीट के अंदर आप देखेंगे तो 7 कॉलम है, सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, सैंक्शन डेट, सैंक्शन लिमिट, आउटस्टैंडिंग लिमिट एंड व्हाटएवर। यहां तो मैंने अकाउंट नंबर भी अपनी वर्कबुक में या वर्किंग पेपर में लिखा है 6/128, और वहां पर एक्सेल में या जहां पंचिंग करनी है ऑनलाइन वो तो पूरे 14 डिजिट का अकाउंट नंबर भी मांग रहे हैं। Why I am taking into these nitty-gritty before reading the questions of the LFAR is this is how me, myself plus my team needs to gear up with the LFAR. मुझे पता होना चाहिए कि LFAR के क्वेश्चन के बियॉन्ड उसके जो एनेक्शर बनने वाले हैं उसमें भी किस प्रकार से मुझे चीजें कम्युनिकेट करनी है। ऐसा नहीं हो कि मेरे पास क्वेरी थी बट क्वेरी लिखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो जगह दी है और वो जगह में 5-7 कॉलम में जो डेटा मांगा है वो शायद कंपाइल नहीं होने की वजह से मैं क्वेरी ही ड्रॉप कर दूं, क्योंकि जब तक वो सारे कॉलम फिल्ड इन नहीं होते, मेरा वो एक्सेल शीट वैलिडेट नहीं होता या मेरा ऑनलाइन LFAR अपलोड नहीं हो रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है। ऑल्दो आई हैड अ क्वेरी बट डिड नॉट हैव द डिटेल्स रिलेटेड टू द सेम, certain thing remain unreported. So that is one point from the beginning of the LFAR. हमको जो भी एक्सेल मिली है या लास्ट ईयर की LFAR उठा के हम जो देख पाएंगे, if it is to be punched online or in our login, we would be see what all data needs to be punched. अगर मैंने जब पहली बार LFAR बनाया था सालों पहले आर्टिकलशिप में, few of the senior member would agree to me, हम एक ही एनेक्शर बनाते थे एडवांसेस का, और वही एनेक्शर में इंश्योरेंस, पेंडिंग रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू, अभी जो हमने बात करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रिसीव हुए, सारी क्वेरी लिख के आ जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जितने क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन है उतने वर्कशीट खुलने हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पर ये त्रुटि रह गई है, यहाँ पर मुझे केसेस मिले हैं, यहाँ पर मुझे ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो मुझे वो वर्कशीट प्रॉपरली फिलअप कर। दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट रिलेटेड टू दी LFAR। और इसके साथ साथ सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन बनता जाएगा। तो जो अंकुर जी ने बताया उस तरीके से आई वुड बी गियर्ड अप विथ प्रॉपर रीजनेबल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर फेसिंग पीयर रिव्यू, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है बट एक आधा साल में बैंक ब्रांच ऑडिट करने के लिए भी फर्म को पीयर रिव्यूड होना पड़ेगा एज पर माय नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस गोस करेक्ट। आगे ले जाते हैं LFAR को भी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं LFAR में जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आगे बढ़ना है। व्हाट वुड बी द क्वेश्चन आंसर, और मोटा मोटी क्या जवाब देंगे। एक, कंप्लायंसेस हुए या नहीं, डेफिशिएंसी लिस्ट डाउन करेंगे, टेस्ट चेक एंड रिपोर्टिंग कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सही तरीके से लगाया नहीं, उसके ऊपर मैं कैसे कमेंट कर पाऊंगा। तो मैंने टेस्ट चेक किया, कौन कौन से खातों में कितना सैंपल लिया, वो भी एडवांसेस का मुद्दा आता है, तब हम बात करके आगे 1 to 1 बढ़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द मोटा मोटी ओवरव्यू रिलेटेड टू गियरिंग अप विद द LFAR। सर क्या होता है, 100 क्वेरी हमने निकाल ली एडवांसेस के रिलेटेड, राइट, बट out of this 100 queries only 3, 4, 5 might result into, few of them would result into MOC, तो बाकी की 95 क्वेरी क्या काम की नहीं थी। सर they are reasonable observation, they are correct observation, so they need to be reported somewhere, they need to be communicated to my stakeholder and users. LFAR is having space for every such query which
are important, relevant, may not be resulting into MOC, but certainly material at the level of branch as well as compilation at the zone level. I'll give you one more example here. सर आपने क्वेरी निकाला कितना इंश्योरेंस नहीं है, कितना अंडर इंश्योरेंस है, आपके ब्रांच का डेटा रेडी हुआ, जोनल लेवल पे सेंट्रल ऑडिटर के पास एक डेटा रेडी हुआ कि भाई, और उसका उन्होंने एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर स्टैंडर्ड के तहत परसेंटेज निकाला। पूरे जोन में अगर 10,000 करोड़ की एडवांसेस है, उसके सामने 6,000 करोड़ की सिक्योरिटीज है और इंश्योरेंस नहीं है या अंडर इंश्योरेंस निकाले तो कितना परसेंटेज ऑफ द सिक्योरिटी इंश्योर्ड है, एंड इफ दैट परसेंटेज in their sampling or analytical review procedure goes beyond a reasonable level or whatever was their acceptance level, then they would go into the further detail कि भाई ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जहां इंश्योरेंस का ज्यादा प्रॉब्लम है, व्हीकल, प्रॉपर्टी, कोलेटरल सिक्योरिटी, स्टॉक, या कहां पर। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी में ही ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो मुझे ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। व्हीकल वगैरह में इंश्योरेंस के इश्यूज है, इमीडिएटली आई वुड बी टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल। तो इस तरीके से इसका कंपाइल्ड डेटा भी एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर या रेशियो निकालने के बाद जोनल लेवल पे भी बहुत सारे इंसाइट सेंट्रल ऑडिटर को भी प्रदान करेगा। सो दिस इज हाउ द डेटा बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अस, collected from the bank, compiled by the bankers many a time. We compile them, look at them, analyze them with our command produced in the format called LFAR will become very powerful tool for communicating these all things as well as giving the view of the entire health of the bank branch to the central auditor and in turn to the various stakeholder of my reporting, right? So with this preface related to the LFAR, I would like to start the presentation related to the same. This is a disclaimer, sir. It's very personal views of mine, not of the institute or the council. Friends, it's a T20 मैच, 3 दिन में मामला खत्म करके आना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सर हम we are the bank auditor for 3, 6 or 5 days. They are the banker for 365 days, right? So that balancing here and there will go like a T20 match. A strong planning would be needed. Who would do the power play? What is my target to do in the power play? लंच में जाने के पहले कितने एमओसी मिलेंगे उतना बोल के जाएंगे, क्योंकि मैंने सीसीओडी बैलेंस फाइल ऑफिस मंगवा के ही देख ली है। आई एम श्योर दिस एग्जांपल वुड हैव बीन गिवन बाय द फैकल्टी ऑन एडवांसेस। हु वुड डू द 19th ओवर, हु वुड हैंडल द सुपर ओवर इफ एनी सुपर ओवर भी बनता है ना सर एमओसी देने के बाद, द अदर पीपल वुड कम एंड प्रेशराइज यू फॉर डाइल्यूटिंग द एमओसी, सर एमओसी मत दीजिए, यहां पर लिख दीजिए वगैरह वगैरह। So we'll have to plan very strongly for this T20 match of the year. Great planning would be helping us for giving a great results. And in the planning, at the time of execution, we must not forget or ignore the strong documentation. Sir, de-risking शब्द मैंने यहाँ पर जनरली हम बोलते हैं रिस्क रिड्यूस करना, रिस्क मैनेज करना। सर अगर पूरा बैंक ऑडिट मैंने देख लिया, पूरे एरियाज मैंने देख लिए, रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेरीज मिला नहीं मिला, बट एटलीस्ट एलएफआर के चलते मैंने केवाईसी के ऊपर भी कमेंट कर दिया, एक्सेप्शनल रिपोर्ट के ऊपर भी कमेंट कर दिया, अपने क्या बोलते हैं वो डोरमेंट अकाउंट के बारे में भी कमेंट कर दिया, उसके रिलेटेड 5 मिनट निकाल ली, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो जब मुझे ओवरऑल बैलेंस शीट साइन करना है, मुझे कंफर्ट जोन रहेगा। आई वुड हैव de-risk the areas and overall risk would come into a level which I am ready to accept, right? क्योंकि 80% समय एडवांसेस के ऊपर निकालने के बाद भी मुझे पूरा बैलेंस शीट साइन, so certainly I need to go through the most of the aspect related to the same through a tool provided by themselves, that is the LA. As I said, it's in the question answer form, a tool to keep the bank and the stakeholders informed about the matter arising out of the statutory audit exercise। जो पूरी जर्नी हमारी है उसके अंदर क्या क्या मुद्दे आ रहे हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे। ब्रांच का LFAR क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिजिटली कैसा रहेगा डिस्कस कर चुके हैं। आई एम टेकिंग यू टू द लास्ट बुलेट पॉइंट
क्या बोल रहे हैं, LFAR 1985 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बाद में रिवाइज्ड होते होते हुए लास्ट रिवीजन हुआ था 2003 में, और उसके बाद की रिवीजन हुई 2020 सितंबर के। कोविड वाला ईयर था, मई जून में रिपोर्टें साइन हुई थी, तब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं गया। सर रिवीजन में ऐसे कौन कौन से मुद्दे आ गए? रिवीजन में सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट हुई टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2003 में भी जब LFAR की बात थी तब बैंक में टेक्नोलॉजी थी, बट CBS सारे बैंकों में नहीं था। यहाँ बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट आया हुआ है, वो किसका आया हुआ है? CBS का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते ही थे, नाउ इंक्लूडेड इनटू रिवाइज्ड LFAR। लाइक अगर मैं कैश बैलेंस की बात करूं तो वो कौन सा कैश बैलेंस आ जाता है? सर्टनली द कैश बैलेंस ऑफ डबल लॉक एट दी 3 और 4 o'clock ऑफ माई 31st मार्च, और मिडनाइट 12 बजे की ATM की रीडिंग, अगर वो ATM ब्रांच से जुड़ा हुआ है तो। पहले भी यही करते थे, नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड एंड दिस ATM कैश also to be taken into the cash of branch if the branch is having the linked ATM that has been incorporated into the LFAR. This is how at most of the place they have given acknowledgement to the usage of technology. और दूसरी दो तीन कौन सी बड़ी मजे की बात हो गई सर, पहले हम लिख के आते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले क्वेश्चन में कि भाई ये CBS है तो सारे बुक्स अकाउंट्स वगैरह क्या है, ऑनलाइन CBS में हो रहे हैं, मैन्युअली कुछ नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ही बदल दिया, ऑल द बुक्स मेंटेन इन CBS ना, यस। तो ऐसे कौन से रजिस्टर बुक्स वगैरह है जो आज भी मैन्युअल चल रहे हैं, उसका मैं नंबर, उसका मैं लिस्ट देके आऊंगा, और इसको चलते हुए मैं एक ओवरऑल व्यू दे पाऊंगा रिगार्डिंग दी MIS एंड डेटा इंटीग्रिटी। So this is how the things would move on. Further revision के बारे में आगे भी बात करते चलेंगे। Branch would be compiling these all data. Last bullet point which you can see, these all are the people, user, stakeholder of this. And second bullet point, auditor इसकी पूरी detailed documentation compilation करेगा। These are general most do's and don'ts. Second last, main audit report and LFAR are two separate reports. Do not give cross referencing. Main report, statutory audit report, is a self-contained document, should not have a reference of LFAR. अभी एक आधा सेशन में था मैं, वहां फैकल्टी साहब ने बड़ा बढ़िया यूज शब्द किया था कि आपको यूजर को सांप सीढ़ी नहीं खेलना है, कि मेन ऑडिट रिपोर्ट में बोला LFAR का ये मुद्दा देखो, LFAR में बोला मेन ऑडिट रिपोर्ट का फलाना मुद्दा देखो, वहां बोला आप जाके फलाना क्लोजिंग रिटर्न देखो, नहीं। चारों चीजों की कंपाइलेशन अलग होनी है, चारे चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो उसके अंदर हम क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं करेंगे, विल नॉट प्ले काइंड ऑफ द स्नेक एंड लैडर गेम इनटू द सेम। वेरी मच इंपॉर्टेंट, फाइनलाइज इट पैरेलली, फॉर दैट प्लान इट इन एडवांस, ask the detail in advance। ऑडिट क्लोज करने के थोड़े ही समय पहले मत बनाओ, पहले तो ऐसा बोला जाता था ऑफिस जाके मत बनाओ, बट अब की सारी पंचिंग ऑनलाइन करके जानी है, इसलिए बोला गया है साथ साथ बनाओ, कंपाइलेशन करते जाओ। नहीं तो एंड में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे कि जहां पर उन्होंने आपको बोला है टेस्ट चेक करिए, वेरिफिकेशन करिए, और आपके पास टाइम स्कोप नहीं बचेगा। Our work should create an impact on the management that yes, we have done our work with proper quality, as well as we are capable of giving the value addition. It's not substitute for statutory audit report. It's not substitute for MOC. No cross references to be there. That is a very clear. And again, the same thing, view as well as emphasize paragraph, etc. इसके बारे में भी मैंने एक पॉइंट यहाँ पर डाला है। तीन मेन प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में हम आंसर देंगे, भाई कंप्लायंसेस हुई है या नहीं, डेफिशिएंसी कहां कहां पर है, लिस्ट दीजिए, टेस्ट चेक एंड वेरिफिकेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही लगा या नहीं, लियन मार्किंग सही हुई या नहीं, अगर नहीं हुई है लिस्ट दीजिए, टाइमली रिन्यूअल हुआ या नहीं, यस नहीं हुए लिस्ट दीजिए, सन्ड्री एंड सस्पेंस 90 दिन के बियॉन्ड है विच विल रिक्वायर प्रोविजनिंग, लिस्ट दीजिए। उसके नीचे भी जो है अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है लिस्ट दीजिए। So this is how mota moti the questions are divided into 3 parts. Yeah, see the entire presentation will go in this manner. एक बाजू पे आपके क्वेश्चंस है और दूसरी बाजू पे मैंने सजेस्टिव आंसर्स बोलिए या मेथड बोलिए या टेक्निक बोलिए, वो लिखे हैं।
कई जगहों पर लेटेस्ट सर्कुलर का भी रेफरेंस होगा, तो मैंने नीचे फुटनोट में डाल दिया एंड आई कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ यू ऑल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर ये एक स्लाइड है, एक स्नैपशॉट के अंदर पूरे का पूरा एक स्लाइड है which would be covering up the entire points which had been revised into one slide। हम क्या करेंगे सर आगे की डिस्कशन में, this three color you would find frequently like this into certain question। what is the color coding? blue वाला कलर हम जहां जहां देखते हैं वो क्या है, नई बात है, मतलब जहां जहां कलर है दैट्स अ न्यू थिंग। blue it's new thing but was already there इन अवर वर्किंग। LFR उसको लेके आए हैं, जैसे कैश बैलेंस है तो भाई डबल लॉक की कैश प्लस एटीएम। येलो वाला जो पॉइंट है दैट इज एब्सोल्युटली न्यू रिक्वायरमेंट, उसका बड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। एंड दैट रेड वन इज चेंजेस लाइक लार्ज बोरोवर, उसकी डेफिनेशन में बदलाव आया है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड सी मार्क्ड विद द रेड कलर ओवर हियर। लेट्स गेट इनटू द LFR। मैंने बोला था दोस्तों ये पूरी बैलेंस शीट पूरे P&L को कवर करता है। यू कैन सी रोमन 1 असेट इनटू दैट पॉइंट नंबर 1 कैश एंड वन बाय वन ऐसे 6 मुद्दे कवर करेंगे। असेट साइड पे लायबिलिटी साइड को कवर करेंगे, इनकम साइड को कवर करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड को कवर करेंगे, जनरल और मिसलेनियस को कवर करेंगे और पूरा LFR खत्म होगा रेगुलर ब्रांच का। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे दे वुड बी पर्टेनिंग टू द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, फॉरेक्स ब्रांचेस, असेट रिकवरी ब्रांचेस एक्सेट्रा। चलिए कैश के बारे में बातों से शुरुआत करते हैं। पहले 3 या 4 मुद्दे हैं कैश में। ड्यूअल कस्टडी, बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, कोई एंट्री अनरिकंसाइल्ड रह गई या नहीं, और इंश्योरेंस। वन बाय वन जाते हैं। सर हम पूछते हैं कि भाई कैश आपकी ड्यूअल कस्टडी में है या नहीं। इमीडिएटली दे विल से यस। even when I'll go and physically verify the cash, both the person will come with their 1 feet keys each and try to find out in which key hole his respective key would go, meaning thereby the concurrent audit में भी जाते हैं, you know who is in the possession of the key and who does the operation। but yes, you can have an assurance that there are 2 officials having 2 separate key। if I have to go into the greater detail over here, I'll be checking 2 documents, key movement register and policy of the bank for movement of the key। डुप्लीकेट चाबियां कहां रहेगी, और आप जब से पावर में आए हो पोजीशन ऑफ द की इज देयर विथ यू। और अगर डिटेल में जाना है कई बार तो मस्टर और की मूवमेंट को रिकंसाइल करिए। ऐसा तो नहीं है बंदा छुट्टी पे गया हुआ, घूमने गया हुआ है और की मूवमेंट में उन्होंने दूसरे बंदे को चार्ज देने की एंट्री नहीं करी। बात की मूवमेंट की हो रही है, बट एंड में जब मुझे बुक्स अकाउंट्स के बारे में बात करना है, वहां पर एक मैनुअल रजिस्टर की भी लिस्ट देनी है, वहां पर भी ये मुद्दा डिस्कशन में आएगा। दैट इज 1 पॉइंट। उसके बाद की मूवमेंट, उसके बाद क्या आएगा आपका बैलेंस इन द बैंक। मैंने बोला है उस तरीके से एक पीरियोडिक इंटरवल पे चेक हुआ है नहीं, कौन कौन सा बैलेंस डबल लॉक में हो वो, और रात के 12 बजे की एटीएम की रीडिंग। बट सारे एटीएम ने, ओनली दोज एटीएम विच आर लिंक्ड टू ब्रांचेस। बैंक अपना बैलेंस जो होता है कैश का वो विद इन द लिमिट रखता है नहीं, सर्टनली यस, बट यू वुड फाइंड ऑलवेज देयर आर इंस्टेंसेस इन विच branch was holding the cash beyond the limit। अगर मीडियम या बड़ी ब्रांच है जहां कंकरेंट ऑडिट है, तो आपको कंकरेंट ऑडिट के रिपोर्ट में से ही ये कंपाइलेशन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको कैशियर साहब से ये पता चलेगा। बट हियर आई एम गेटिंग एन आइडिया ऑफ इनटू परसेंटेज टर्म्स कि कितनी बार, कितनी दफे, कितने अमाउंट से आपने जो रिटेंशन लिमिट फिक्स करी थी उससे ज्यादा कैश ये ब्रांच होल्ड कर रही है, और उससे क्या पता चलना है, उससे क्या इनसाइट भी मिलना है। पॉइंट नंबर 1, अगर
दैट इज सेपरेट लिमिट। अगर जो 250 पौने 300 दिन ब्रांच चलेगी पूरे साल में छुट्टियों को छोड़ के, उनमें से देखोगे तो 50 दिन कैश रिटेंशन से लिमिट से ऊपर कैश होल्डिंग हो रही है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सिचुएशन। अगर आप मोटा मोटी भी देखें तो व्हाट दे विश, whatever is beyond the retention, point number 1, it is not covered under insurance, क्योंकि इंश्योरेंस उतना ही कवर करता है जितना आपका रिटेंशन है। दूसरा, ट्रेजरी ऑपरेशंस इंश्योर करवाता है आपसे कि भाई आप कैश में मिनिमम बैलेंस रखें, सो दैट दे वुड बी इन्वेस्टिंग इट थ्रू द ट्रेजरी फंक्शन। इसके अलावा सर, कंकरेंट ऑडिटर वुड हैव रिसर्च एंड गिवन यू द आइडिया कि भाई साल में 50 बार, मतलब इतने दिन में इतनी बार इतने परसेंटेज से ज्यादा कैश रिटेंशन लिमिट के बाहर गई है, तो ऐसे क्या रीजन है? 5 मिनट मैं भी निकाल सकता हूं, ऐसे कौन से अकाउंट्स है जो कैश को रिटेंशन लिमिट के ऊपर पुश कर सकते हैं? देयर कुड बी स्कूल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सर्टन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसका संडे को वो कैश कलेक्शन बॉक्स खुलता है, मंडे को सारी कैश आके जमा करवा देंगे, एग्जाम्पल रिटेल शॉप, या आपकी ब्रांच ऐसी कोई सब्जी मंडी या अनाज मंडी के पास है जहां बहुत सारा कैश में काम होता है। अभी इनमें से कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं मिला जो मेरे गले के नीचे उतर सके, और मैं देख रहा हूं कि कैश रिटेंशन लिमिट के ऊपर, सर्टेन परसेंटेज के ऊपर, सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन ईयर हमेशा जा रही है, तो मुझे क्या करना होगा? रिपोर्ट एंड गिव एन इंडिकेशन without any reason we found that cash is going beyond 5 minutes I can spend, or I can take clue from the concurrent auditors. Figure in the balance branch book reconcile with total ATM, ये खाली ब्रांच लिंक्ड ATM को एप्लीकेबल होगा। इसके बाद वाला जो मुद्दा है वो क्या है? इंश्योरेंस। Always our answer used to be taken at RO level, not even full sentence. It is as informed to us. It has been taken at RO level, comma, copy not made available for verification. The moment I'll write the phrase after comma that copy is not made available, immediately वो कॉपी मंगवा लेंगे, या लास्ट ईयर के ऑडिटर ने ये लिखा होगा तो इस साल कॉपी पहले से मंगवा के रखी हुई है। सर कॉपी में देखिए वो फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम आता है ना, वैसे लिखा होगा टोटल 300 करोड़ की कैश का रिटेंशन का इंश्योरेंस है जोन की, रीजन की 18-20 ब्रांचों का मिला के। ओके सर, उसमें एक और मुद्दा देखिए, कैश इन ट्रांजिट का क्या लिमिट रखा हुआ है, और देखिए पिछले साल में, पिछले महीने में इन्होंने खुद से कितनी कैश थैले में डाल के बाइक पे, कार में लेके निकल पड़े थे, और वो अमाउंट कैश इन ट्रांजिट के इंश्योरेंस के अमाउंट से ज्यादा है या कम? यू माइट गेट सर्टेन insight regarding this handling of the cash also if I'll get into the details like this. और होता क्या है सर, इनके लिए उनकी भी तैयारी कम होती है, because they also would have prepared a lot on the advances. 90 दिन में अकाउंट में क्रेडिट आई या नहीं, उसके लिए मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पावर व्हाट यू कॉल एक्सेल यूज कर रहा हूँ, एआई यूज कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो सब इंश्योर किया, उनको पता ही नहीं था कि आप आके ये पूछने वाले हो, राइट? So this is how I will be going into the detail at most of the case if required. Certainly with the limitation of time, we will not also be going into the details of each question, but I try to give you an idea and insight कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रिस्क डी रिस्क करवाने की क्षमता रखता है, और बहुत सारा कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ऑडिटर को करवाएगा, और जितना हम कर पाएंगे उतनी हमारी एक कॉन्फिडेंस बैलेंस शीट साइन करने की बढ़ती जाएगी, और जो जो डेफिशिएंसियां हैं वो सर्टेनली हम स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स ऑफ LFAR को कम्युनिकेट। दूसरा मुद्दा, बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक। हम पूछते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ने हमें बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के, कैलकुलेटिंग, रिकैलकुलेटिंग, डूइंग, रीडूइंग एंड व्हाट नॉट, बट हम वो सब चीज छोड़ के, पुटिंग ऑल दिस थिंग्स अपार्ट, वी ओनली डू वन थिंग, पूछ लो
हमने पूछ लिया सर दूसरे बैंक में खाते तो होंगे ना अपने, नहीं नहीं अब तो जरूरत ही ना है। चलो बहुत है बढ़िया, उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया और हम सॉरी आगे बढ़ गए। बट had you gone through once by putting a pencil or your finger into the GL, you would certainly find an account. The moment you find you say, सर आप तो बोल रहे थे अकाउंट नहीं था, यहां तो है। अरे सर पुराना होगा, हम यूज नहीं करते हैं। आप तो बोल रहे थे अकाउंट था ही नहीं, अभी आपने ढूंढ के लिया। अगर उनको पता ही नहीं है अकाउंट है या नहीं, तो यहां लिखे हुए क्वेश्चन, यहां लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर अकाउंट है तो बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लाए हो, आपका और उनका बैलेंस रिकनसाइल्ड है या नहीं। अगर रिकनसाइल्ड नहीं है तो क्या रीजन है, रेवेन्यू आइटम रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट। आप भी बैंक, मैं भी बैंक, मैंने सोचा आप मेरे से चार्जेस नहीं लोगे और आपने ले लिए हैं, वो रेवेन्यू आइटम को मैंने अपने खाते में एक्नॉलेज नहीं किया है, या कोई क्रेडिट डेबिट आमने सामने छूट गई है, अगर है तो 15 दिन में रिकनसाइल्ड होनी चाहिए। आपका आरबीआई के साथ अकाउंट है, कौन सी वाली ब्रांच का होगा, करेंसी चेस्ट वाली ब्रांच का ओनली, और वो आरबीआई ओनर होगी वो कैश की। आप खाली उसके कस्टोडियन रहेंगे और उसके रिलेटेड कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ढंग से ब्रांच लेवल पे मेंटेन एंड मैनेज करें। एनी अदर मैटर अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी कन्वेड थ्रू दिस पॉइंट नंबर। रिपीटिंग वन मोर टाइम, दूसरी ब्रांच में खाता है या नहीं इंश्योर करेंगे जीएल के जरिए। खाता है तो बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, reconciliation should be done, and any entry pending for reconciliation, either debit credit or revenue item, should not remain unresponded beyond 15 days। आरबीआई के साथ खाता किस ब्रांच का होगा, जो करेंसी चेस्ट मेंटेन करती है, जो कैश का ओनर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये मुद्दा हमको एक बार हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मुद्दा आता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। दिस वुड बी नॉट एप्लीकेबल टू माय व्यू एज फार एज द सीबीएस इज कंसर्न। अगर होगा तो इसके मुद्दे के ऊपर हमारे आंसर जाएंगे। इसके बाद वाला मुद्दा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा सर, नील या नॉट एप्लीकेबल, नील। नॉट एप्लीकेबल क्यों नहीं, ब्रांच अपने आप तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती, उसको अलाउड नहीं किया है। फिर भी क्यों नील, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर वेरी एकेडमिक सिचुएशन, प्रैक्टिकली नॉट विजिबल नाउअडेज, एचओ ने अपने कोई इन्वेस्टमेंट को ब्रांच पे पार्क किया है। लाइक जयपुर की कोई कंपनी की सिक्योरिटीज एचओ के पास है, वो सिक्योरिटीज के ऊपर डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, एक्सपीडियस कलेक्शन के लिए आपने वो सिक्योरिटीज वहां पर पार्क करी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी ब्रांच की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगी, बट इट आफ्टर डीमैट, आफ्टर आरटीजीएस पेमेंट, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी नहीं कि मैं लोकल ब्रांच में जाके अपने इन्वेस्टमेंट पार्क करूं और लोकल ब्रांच उसकी एक्सपीडियस कलेक्शन ऑफ द इनकम करे। इट्स नॉट प्रैक्टिकली feasible or not relevant. So in this situation, investment would be nil. Investment into the branch outside India, there could be certain possibilities, but rare possibility for we doing audit of the same. तो ये चार मुद्दे खत्म हुए एडवांसेस रिलेटेड। पांचवा जो मुद्दा आ रहा है that is the larger one that we would be getting again into the greater details, that is related to the advances. एडवांसेस में सबसे बड़ा चेंज कहां पर आ रहा है, लार्ज बोरोवर की डेफिनेशन। एक लार्ज बोरोवर का एनेक्चर बनता है। लार्ज बोरोवर के एनेक्चर में क्या होता है, वो जो लार्ज बोरोवर है उसके रिलेटेड सारे मुद्दे एक समराइज मैनर में मिल जाते हैं।
प्रॉब्लम क्या होता है, ये चीज एंड में बनाई जाती है। अगर मुझे इनिशियली मिल गई तो जो 2-2.5 घंटे मैंने फाइल के ऊपर स्पेंड किए वो शायद आधे घंटे से 1 घंटे से कम हो जाते, आधे हो जाते, क्योंकि मुझे एक समरी मिल जाती, अकाउंट नंबर, कब लास्ट रिन्यूअल हुआ, सिक्योरिटी क्या है, इंश्योरेंस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो make sure we identify the large borrower from the beginning as per the new revised definition. Secondly, उसका जो एनेक्शर बनना है उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाए। और वो डिटेल के चलते हुए मेरा आगे का काम, टोटल सैंपल ब्रांच के एडवांसेस का मैं कितना कवर कर रहा हूं, एज वेल एज द रेगुलर मोस्ट लार्ज बोरोवर टू बी कंपल्सरीली कवर्ड, वो चीज कैसे हो जाएगी। तो पहले लाल वाला पॉइंट, एज आई सेड, इट्स द चेंजेस। बाजू वाले कॉलम में देखिए रिवाइज्ड, सॉरी, हाँ, लार्ज बोरोवर की पुरानी परिभाषा, पुराना क्राइटेरिया क्या था, 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग एडवांसेस ऑफ द ब्रांच या 2 CR, whichever is less. Now it has been reduced to where the amount of rupees 10 crore in absolute terms or 10% of total aggregate advances। छोटी ब्रांच है, मैं 40 करोड़ की ब्रांच कर रहा हूं, तो यहां ये लिमिट के अनुसार मुद्दा क्या बनेगा, 4 करोड़ से ऊपर वाले सारे खाते would be sample of my large borrower। So this is what is the point related to large borrower। सारे large borrower के related जो annexure है वो बनना चाहिए, और वो annexure के अंदर मैं details दे। Yellow one para in this first point itself is talking about new thing। What is that? Let's read one to one, line to line। All the account above the threshold, transaction level audit, account specific detail to be seen and commented। किस लेवल तक मुझे जाना है, जरूरत पड़े तो ट्रांजैक्शन लेवल तक, अकाउंट स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म्स कंडीशन, क्रेडिट अप्रेजल, स्टॉक, डीपी, बुक डेट, पीरियोडिक सबमिशन, सारी डिटेल। वेयर एज बिलो थ्रेशोल्ड, जो लार्ज बोरोवर की परिभाषा में नहीं आता है, उसके थ्रेशोल्ड में नहीं आता है, उस खातों के अंदर एटलीस्ट द प्रोसेस नीड्स टू बी चेक्ड एंड कमेंटेड अपॉन। कमेंट्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटर ऑन एडवांसेस with significant adverse feature which might need attention of the management, central auditor, etc. would be attached to appended to the। तो ये बात है लार्ज बोरोवर की परिभाषा, और नई बात जो येलो पैराग्राफ हमने लाइन टू लाइन पढ़ा कि लार्ज बोरोवर के अंदर मुझे अकाउंट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और डिटेल चेक करना है, बाकी अकाउंट्स के अंदर एटलीस्ट प्रोसीजर नीड्स टू बी टच्ड अपॉन। सर कितना ओवरऑल एडवांस मुझे कवर करना है, ये 60 को इग्नोर करिए, उतना ज्यादा होगा नहीं। एंड आई ऑल्सो चेंज इट टू नाउ 1/3 मिनिमम 25%, ज्यादा से ज्यादा 1/3 भी अगर आपने टच कर दिया, उससे ज्यादा कर दिए बेस्ट, बट कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल एडवांसेस एज अ सैंपल मुझे टच करने हैं, एंड आई वुड बी इन अ गुड पोजीशन। देखिए सर 1/3 या उससे ज्यादा कैसे हो जाएंगे, सारे लार्ज बोरोवर हो गए, फ्रेश सैंक्शंस के अंदर से आपने मोटे मोटे अकाउंट पकड़ लिए, रिन्यूअल में से एनहांसमेंट वाले पकड़ लिए, जो एरिया फ्रेश नहीं हुए हैं उनको भी आपने टच अपॉन कर लिए। मैं बोलता हूं फ्रेश 3 कार लोन ले ली, बट 3 साल पुरानी 3 कार लोन भी लेना जरूरी है। तो अगर इस तरीके से हर एक बास्केट में से एक एक दो भी पकड़ते चले गए तो वैल्यू और नंबर वाइज अकाउंट टोटल नंबर एज वेल एज द वैल्यू टोटल, उसके वाइज आप 1/3 से ज्यादा तो एडवांसेस कवर करेंगे। चैलेंज कहां आती है, वो ब्रांचें कि जो सारा बिजनेस नहीं करते हैं, बट वो टिपिकल बिजनेस करते हैं कि सर पूरे साल में मैंने 400 कार लोन करी, 400 टू व्हीलर लोन करे, और उसके डॉक्यूमेंट भी आपके लोन फैक्ट्री में RSCC में है। तो 400 का 25% भी सर 100 लोन टू व्हीलर की हो गई फाइलें, कैसे और कब देख पाएंगे, और वो भी वहां रिमोट लोकेशन पे जाके। तो देयर यू माइट फेस चैलेंजेस, अदरवाइज द थिंग्स वुड रिमेन इनटू द कंट्रोल। और दिक्कत और अगर दिक्कत पड़ती है तो 11वें नंबर का पॉइंट है आगे डिस्कशन में, यही 5 नंबर के सेक्शन के अंदर, वहां पर बोला है अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं
और वहां पर ऑडिट करने में कोई दिक्कत पड़ी टाइम लिमिट में या वगैरह वगैरह, सो आई कैन मेक अ मेंशन ऑफ दैट ओवर देयर एज वेल, right? Taking forward into the LFAR, critical comments based on the review of above test check should be given into the respective next paragraphs of LFAR. सर ये देख लीजिएगा टेबल बड़े ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास रहनी होगी, एंड पॉइंट नंबर 2 स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में वो आंसर मांग रहे हैं। कितना फंड बेस्ड एडवांसेस था, आपने कितना देखा, कितने परसेंटेज कवर हुए, कितना नॉन फंड बेस्ड था, आपने कितना देखा, कितने कवर हुए, टोटल एडवांस कितना, आपने कितना देखा, कितने परसेंटेज कवर हुए, राइट? और अगर मैं लिख रहा हूं देखना भी पड़ेगा, एज वेल एज उसकी लिस्ट भी रखनी पड़ेगी। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। क्रेडिट अप्रेजल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉट कैन बी डिस्कस्ड ऑन द सेम। Few example from LFAR point of view I will take, because I am sure advances एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा करे बिना बैंक ऑडिट सेमिनार खत्म ही नहीं। तो आगे वाले फैकल्टीज ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया होगा, बट यहां पर हम एक LFAR के रिपोर्टिंग के एंगल से इन सब मुद्दों को देखेंगे। तो यहां पर वो क्या पूछ रहा है कि भाई आपने क्रेडिट अप्रेजल ढंग से किया या नहीं। क्या क्या मुद्दे आएंगे सर क्रेडिट अप्रेजल के ऊपर अगर क्वेरी लिखनी है तो? कि भाई उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएमए डेटा के अनुसार लोन दिया गया है नहीं, करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लाए या नहीं, सिक्योरिटीज ढंग से ली है या नहीं। सर आप ऐसा मानते हैं कि हम किसी सीएमए डेटा को चैलेंज कर पाएंगे? नो, वो तो बढ़िया से ही बना होगा, मेथड 1 मेथड 2 सब कुछ सही होगा, दिक्कतें कहाँ आएगी? या where there could be issues, sir, issues with terms condition at the time of disbursement. The moment I pick up the file, what I had been told, सर आप चिंता मत करिए, ये फाइल ऊपर से सैंक्शन होके आई है, देखिए सैंक्शन लेटर में 3 चीफ मैनेजर ने साइन किया हुआ है, एजीएम ने साइन किया हुआ है, कमेटी बनी हुई थी, आप चिंता ही मत करिए, इट इज सैंक्शन फ्रॉम दी हेड ऑफिस। सर इट इज सैंक्शन फ्रॉम दी हेड ऑफिस, इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि those 3 people sitting into the committee headed by AGM or 3 different chief manager are sanctioning authorities. You are disbursement officer. Your branch does not have power to sanction, but subject to the terms condition put up by the sanctioning authority, you are supposed to do the disbursement। और वो डिसबर्समेंट करते समय उन लोगों ने बोली हुई एक भी पॉइंट का नॉन कंप्लायंस, पेंडिंग कंप्लायंस अगर हुआ तो मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई फैक्ट्री बनाने के लिए लोन दी है तो आपको प्लिंथ, वॉल, स्लैब लेवल पे आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेके 25, 40, 50% पेमेंट रिलीज करनी है। यहां आपके फाइल में आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही नहीं है। सर सैंक्शन लेटर पढ़ेंगे हम, सैंक्शन लेटर में 2 पॉइंट्स पे कंडीशंस होते हैं, एक जनरल टर्म्स कंडीशन और दूसरे कौन से होते हैं? स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशन। जनरल, इफ नॉट कंप्लाइड ओवरऑल पेनल इंटरेस्ट 2%, इंश्योरेंस नहीं आया, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, वगैरह वगैरह। अदर देन जनरल, स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशन के नीचे लिखा होगा एनी ऑफ द स्पेसिफिक टर्म कंडीशन अबव इफ नॉट कंप्लाइड विथ would result into underlined overall over and above penal interest at the rate of 1 or 2% than the regular, मतलब और penal interest भी लगना है। सैंक्शन के समय, डिस्बर्समेंट के समय जो सर्टिफिकेशन लेने थे नहीं लिए, डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं करी, चार्जेस वगैरह नहीं किए, डॉक्यूमेंटेशन ब्लैंक रह गए। टर्म्स कंडीशन की बात करें तो सर कई सैंक्शन लेटर में पढ़ा हुआ है हमने
कि अनसिक्योर्ड लोन को भी रीपे करने के पहले आप बैंक को बताएंगे, क्योंकि बैंक ने डी रेशियो बनाते समय अनसिक्योर्ड लोन को क्वाज़ी इक्विटी लिया था और आपका डी रेशियो एलिजिबिलिटी ऑफ द लोन बिठाया था। अब लोन रिड्यूस कर देंगे वही अनसिक्योर्ड लोन को, डी रेशियो बिगड़ जाएगा। लोन का पैसा लेके अनसिक्योर्ड लोन तो रीपे नहीं कर सकते हो। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। मैं कई बार हंसते हंसते बोलता हूं कि भाई हमको तो ऐसा ही सिखाया गया था, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, अनसिक्योर्ड लोन का वेड यूज कर लो। और यहां तो बोल रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन को टच करने के पहले भी आपको बैंक को पूछना है। सर छोटी टर्म्स कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि आपका जो करंट अकाउंट दूसरी प्राइवेट बैंक में वो बंद करवाएंगे। वो बोल रहा है कि प्राइवेट बैंक का जो पीओएस मशीन है, क्रेडिट कार्ड मशीन है, तो वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैंने वो रखा है। तो दो टर्म्स कंडीशन डाली कि भाई वो खाता आप 6 महीने में बंद करवाएंगे, हमारा पीओएस मशीन लगवाएंगे, और जब तक वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो तब तक उसकी प्रोसीड्स नेक्स्ट डे मेरे वहां जमा करवाओगे और उसका स्टेटमेंट यहां जमा करेंगे मंथली बेसिस पे। यू वुड नॉट फाइंड दैट। दीज ऑल मे रिजल्ट इवन इनटू क्रेडिट अप्रेजल, डॉक्यूमेंटेशन और सारे बाद में आने वाले क्वेश्चंस की क्वेरी और एंड penal interest at various places। सर क्रेडिट अप्रेजल, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैं एग्जांपल थोड़े पहले ले लेते हैं, फिर अगेन प्रश्नों पे आते हैं। जो जो एग्जांपल मैंने लिए हैं उसके आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन के अंदर ही रिपोर्ट होने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आगे पूछा हुआ है कि सिस्टम में करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गया है। चलो पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, क्रेडिट सिस्टम में करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गया है नहीं, मतलब सैंक्शन लेटर में आपने 9% लिख के बोला था, वही प्रोडक्ट आईडी जब ब्रांच ने ओपन करी लोन अकाउंट तब सैंक्शन के अनुसार 9% ही चार्ज हो रहा है। कहीं यहां कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं हो गई है, या रेट बेंचमार्क रेट से लिंक्ड है, तो जो स्प्रेड डालना था बेस रेट ईवीएलआर +2 एमसीएलआर +2, वो +2 डालने में तो गलती नहीं करी है। These are the points I would be looking at the credit appraisal। सर उसके बाद वो +2 कहां से आया? उन्होंने बोला था कि मैं आपको बेस्ट रेट दूंगा, तो ऐसे कौन से इंटरनल रेटिंग के चलते आप बढ़िया वाला रेट निकाल के ले आते हैं? बोला हुआ होता है कि भाई डायरेक्टर ऑब्लिक पार्टनर 5 साल का अनुभव रखता है 5 मार्क, 10 साल का अनुभव 10 मार्क, 10 साल अनुभव 15 मार्क, दोनों पार्टनर को 15 मार्क दे दिए। सर उसका केवाईसी देखो, 30 साल का लड़का है, 15 साल से फैक्ट्री चलाने का अनुभव कहां से लाएगा? चलो मान लिया वो पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ फैक्ट्री जाता था, हाउ कुड हिज वाइफ हु इज द अनदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल आल्सो हैव द 15 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम लाइन? क्वालिफिकेशन सारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड बोरोवर, 15 मार्क 20 मार्क्स गिवन, एंड दिस इज हाउ इन दिस कॉम्पिटिटिव बैंकिंग दे मैनेज द रेटिंग। चलो मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, बट कई जगहों पर रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाती है, वो खास इंश्योर कीजिए। लाइक देयर आर स्टेट पॉलिसी एज टू agro, like we have got Gujarat agro policy, you must be having the separate agro policy of the respective state। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वो गुजरात एग्रो पॉलिसी या स्टेट एग्रो पॉलिसी में कवर ही नहीं होती है, तो मैं उसको वो पॉलिसी में कवर करके रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर वेवर दे रहा हूं, थोड़ा बहुत रिडक्शन दे रहा हूं, एंड इफ इट इज नॉट फॉलिंग अंडर दैट, certainly I would have a big recovery, and that would be routed through the type 2 MOC affecting to your profit and loss act, right? सर वो बोल रहे हैं कल ही मैंने या लास्ट ईयर ही हमने इसको 25 करोड़ की मशीन की लोन सैंक्शन करी, और क्लासिफिकेशन आज भी माइक्रो रखा है, मेरे पास एमएसएमई की डेफिनेशन भी है और इसकी बैलेंस शीट भी है। यहाँ तो वो वाला भी मामला नहीं है कि एक्सपीरियंस कहां से आया और कहां से नहीं, सीधा मेरे पास टर्नओवर का डेटा है, मेरे पास प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का डेटा है, and I can see it is still classified as micro and certain benefits are given, although it would have gone into the next higher classification of MSME, right? So these are the points I would be checking at the credit appraisal level, और अगर कोई rate of interest में change
अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां पर चेंज बनता है तो बड़ी रेवेन्यू लीकेज पकड़ में आएगी। सर छोटी रेवेन्यू लीकेज पे तो हम ध्यान भी नहीं देंगे कि भाई इंस्पेक्शन चार्जेस 1000 रुपया बता जीएसटी नहीं लिया है, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं, ना तो एमओसी बनेगी, बट यहां पर आधे % से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल जाएगा और 50 लाख की उसकी लिमिट है, तो यू कैन सी हाउ बिग अमाउंट यू वुड बी एबल टू रेट। चलिए, क्रेडिट अप्रेजल के थोड़े मुद्दे मैंने यहां बोले, एक ही चीज मैं रिपीट करूंगा यहां पर, सर सैंक्शन लेटर पढ़िए, टर्म्स कंडीशन पढ़िए, आप डिस्बर्सिंग ऑफिसर हो, आपने वो टर्म्स कंडीशन का पालन किया या नहीं वो इंश्योर करिए, वो नहीं है तो आपके क्रेडिट अप्रेजल को हम चैलेंज कर सकते। क्विक मॉर्टालिटी, लोन देने के 12 महीने में एनपीए हो जाना, यहां पर डिटेल देनी है। न्यू क्वेश्चन एडेड इन रिवाइज्ड एलएफएआर। करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फेड इनटू द सिस्टम। आगे जाके मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, एमआईएस डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर मुझे कमेंट करना है, तो मैं अगर यहां पर 15 अकाउंट को सैंपल बेसिस पे या जितने फ्रेश सैंक्शन है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसके प्रोडक्ट आईडी में, या एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की HACLIINT या HINTPRF, ये दो कमांड से अगर पिनेकल रहा तो, या वहां पर इंटरेस्ट रेट का रिपोर्ट निकाल के टीसीएस बैंक्स में एक लिस्ट बना के देखूंगा, और तो भी पता चलेगा कि मोटा मोटी करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने मैन्युअली जब सिस्टम में डालना था जब लोन अकाउंट खुला तो है या नहीं। अगर एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है तो मैं डेटा इंटीग्रिटी को भी एमआईएस को भी पॉजिटिव आंसर दूंगा, और यहां पे भी मेरी कोई लंबी चौड़ी क्वेरी की लिस्ट नहीं बनेगी। बट यहां पर आंसर, यहां पर मिलने वाली क्वेरी एक लार्ज नंबर में जाती है, तो ये एज वेल एज वहां पर कमेंट करने वाला मुद्दा दोनों would fetch some negative observations from auditor। आगे बढ़ते हैं, बेस रेट, बेंचमार्क रेट, जिसको फॉलो करके बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। मुझे क्या तैयारी करना है यहाँ पर, एज एन ऑडिटर आई मस्ट नो व्हाट बेंचमार्क रेट द बैंक फॉलोज, उस बेंचमार्क रेट में ड्यूरिंग द ईयर कितनी बार बदलाव आया, और आरबीआई ने या बेंचमार्क रेट बदलने के बाद हमारे बैंक ने कौन से डेट से उसकी वैल्यू डेटिंग देना तय किया था, और उसी डेट पे वैल्यू डेटिंग हुई है या नहीं, सैंपल बेसिस पे हम चेक करेंगे। फ्रीक्वेंट रिन्यू, रोल ओवर, शॉर्ट रिव्यू, जिसके बारे में आपके एडवांसेस के सेशन में डिस्कशन हो चुका है, उसका सर्कुलर मैंने नीचे कोट किया है। और अगर इस यहां पर कोई मेजर ऑब्जर्वेशन आती है, फ्रीक्वेंट शॉर्ट रिव्यू दिखते हैं, तो मैं कमेंट करूंगा। क्रेडिट रेटिंग, बैंक की पॉलिसी होगी कौन से अकाउंट्स में कितनी अमाउंट के ऊपर के लोन में या कौन से सेक्टोरियल एडवांसेस में मुझे एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग मंगवानी है। आरबीआई की 6 अप्रूव्ड एजेंसियां हैं, उनमें से भी किसी एक के पास आपको ये क्रेडिट रेटिंग मंगवानी। एलएफएआर में ये पॉइंट नया आया है, क्या चीजें देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट रेटिंग जो ब्रांच में कर रहा हूं वहां के कोई भी खाते को एप्लीकेबल है, इफ यस allotted, appointed or not, if yes where is the report, if there is any negative comment in the report what is the action at a branch। मजा ये आएगा सर, रिपोर्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है पिछले साल कुछ टर्नओवर या प्रॉफिट डाउन हुआ है, रेटिंग बिगड़ने वाली है, रेटिंग बिगड़ी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो आपने इनको पेवर्स देके रखे हैं उनमें बदलाव आएगा। तो इन्होंने क्या किया, ऑडिट के बाद ही रेटिंग रिपोर्ट देना, तो कम से कम 1 साल तो निकल जाएगा। My standard on auditing permits me directly to talk with the another expert। I'll just ring up that fellow of the CRISIL who is in charge of this rating and ask, sir, what is the draft rating and what are the reason of reduction in the rating, if any, and take the action here immediately। तो ये मुद्दा है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग के रिलेटेड। इसके बाद है सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट। सैंक्शनिंग बियॉन्ड डेलीगेशन अथॉरिटी और द लिमिट फिक्स बाय द ब्रांच जनरली नहीं होगा, इफ सो रिपोर्ट। सर यहां क्या आएगा, विदाउट और द बियॉन्ड डीएफपी डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल पावर के बियॉन्ड में कहां पर क्या रिपोर्ट करूं। एक खाता रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है विद इन द लिमिट, कि भाई उसकी रिन्यूअल की ड्यू डेट नहीं आई है, डॉक्यूमेंट कंपाइल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, रिन्यूअल खत्म हो चुकी है 2 महीने पहले, फिर भी पुराने रिन्यूअल के अंदर
उसको पुराने रिन्यूअल के अंदर उसको जो वेवर दिए हुए थे, चार्जेस में से मुक्ति दी गई थी, वो आज भी दे रहे हैं। सर वहां बोला था आप नया अकाउंट हो, पहले 2 साल हम आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, जिस दिन आपके कमर्शियल ऑपरेशंस होना चालू हो जाएंगे फला फला चार्जेस लेना शुरू हो जाएगा। बट यहां पर तो रिन्यूअल में ये पॉइंट निकलने वाला था, या वो पॉइंट वो रिन्यूअल तक ही वैलिड थे, फिर भी आज आप उसके वेवर दे रहे हो। आपको किसने पावर दिया? इज इट विद इन योर पावर? नो, इट वाज सैंक्शन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। स्टिल आफ्टर दैट सैंक्शन गॉट or lost its validity, why still you are following the same? So these kind of the things may be reported over here exceeding the designated powers, right? Okay, टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं किया हुआ है और आपने सैंक्शन दे दिया, इसके बारे में बड़े लंबे से एट लेंथ हमने बात कर ली। बायबैक के लिए तो लोन का पैसा यूज नहीं हुआ, बड़े बोरोवर लिस्टेड कंपनीज एक्ट बोलता है बायबैक फ्री रिजर्व से करना है, बट आपके पैसों से तो इन्होंने नहीं कर लिया। अगर कोई ऐसे अकाउंट है तो रिपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिट फैसिलिटी रिलीज्ड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। सर जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एलओडी, नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स, चार्जेस, inventory item, list of the godown where you would be keeping those inventory, what not, whether you have covered all these details, as well as mandatory documents, agreements to be signed and taken care. Further, any deficiency in the document, what I mentioned, not registration of charge, not obtaining guarantee, ये कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? सर आपके सिक्योरिटी के ऊपर मिलने वाले सारे पॉइंट्स, सारे लोन तो ये लोग दे चुके, फिर भी आपको अभी एनहांसमेंट चाहिए। आपने क्या बोला? मैं डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी दिलवा दूंगा, और वो डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी यहां पर नहीं है क्योंकि डायरेक्टर साहब आपके बैठे हैं अमेरिका। So there are chances even in this documentation we would be finding deficiency and shall be reported. Sir, OD against FD, our very first audit of advances which we would have done, कभी एक FDR है, डिस्चार्ज हुआ या नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर FDR होल्डर का साइन होना चाहिए और लाल पेन से उसके ऊपर लियन मार्किंग करी होनी चाहिए। अभी लियन मार्किंग कैसे होगी? डिजिटली सिस्टम में, पिनेकल में, कहां पर होगी? रीड द येलो पार्ट, द ऑल रिलेटेड अकाउंट्स, not only FDR but the customer ID, cust ID of that borrower would require lien marking. So that is the interpretation of this new revised point as to the LFAR. Pending review वगैरह की बात इन्होंने किया है। पहले हम लिस्ट क्या देते थे? अंडरलाइन वाला पॉइंट देखिए आप, 6 months to 1 year, 1 year and above। अब इसकी मर्यादा थोड़ी घटाई दी है। कोई भी अगर पेंडिंग है और आपके अनुसार कोई शॉर्ट कमिंग आपको ऑब्जर्व किए हैं तो यहां पर लिखेंगे एंड द रिपोर्टिंग वुड बी 3 to 6 months, 6 months and above। Earlier the limit was different। Next, stock and book debt statement। पीरियोडिकली चेक हो रहे हैं या नहीं? स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट पीरियोडिकली आ रहे हैं या नहीं? अगर आ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए, स्क्रूटिनाइज करते हुए हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं या नहीं। सर इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा डेंजरस है। अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो पूरे एलएफआर का सबसे छोटा क्वेश्चन कि भाई डीपी ढंग से बनी है या नहीं, और आप देखेंगे लॉट ऑफ क्वेरीज दैट इज अगेन रिलेटिंग बैक टू वेयर द स्टॉक एंड बुक डेट, क्योंकि आपने रेगुलरली जमा किए हैं या नहीं। बोला है ना पुराने
स्टॉक के ऊपर आपने लिमिट दे दी तो एनपीए चला जाएगा। डीपी की मॉडिफाइड डेट देखिए सर पिनेकल के अंदर जाके, वहां उसने कौन सा स्टॉक डाला हुआ है, 90 दिन पुराना तो नहीं है, चेक दैट। क्रेडिटर्स स्टेट बैंक बोलते हैं कि भाई आपने रिन्यूअल के समय या प्रपोजल के समय जितने क्रेडिटर दिए थे हम उतने अज्यूम कर ले, हम अलग से नहीं डिडक्ट करेंगे। कोई बैंक बोलता है हम डिडक्ट करेंगे। सर एक मुद्दा इस बार हम नया ध्यान में लेके आए, क्या कर रहे हैं वो क्रेडिटर को चेक दे रहे हैं 31 तारीख को, क्रेडिटर का ही बैलेंस रिड्यूस करके दे रहे हैं, अभी आप क्रेडिटर रिड्यूस करो मेरी डीपी बनी रहेगी। सर डीपी रिवर्स वर्किंग करके लोग बनाते हैं, हमें भी पता है, बट 10-20-15% तक के डेविएशन को मैं चैलेंज करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बट जहां जहां मेजर डेविएशन आ रहे हैं, उसके जीएसटी रिटर्न्स में ऑपरेशन नहीं दिख रहे हैं, उसके बैंकिंग में ऑपरेशन नहीं दिख रहे हैं, और फिर भी यहाँ स्टॉक एंड बुक डेट मिल रहा है, डाइस जिग्स मोल्ड्स लूज टूल्स के ऊपर आप डीपी दे रहे हो, वैल्यू ऑफ द डब्ल्यूआईपी कई बार स्टॉक फिजिकल फिनिश गुड से ज्यादा दिख रही है। सर 2 महीने में एक डेटर का अमाउंट कंपेयर करिए, मिस्टर एक्स पिछले महीने 20 लाख था, इस महीने 10 लाख है, मतलब ये महीने में ड्यूरिंग द मंथ उससे 10 लाख की रिकवरी हुई। इट शुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड इनटू योर सीसी अकाउंट, इफ नॉट चलो करंट अकाउंट में दिया होगा, इफ नॉट तो कहां गया। 2 मुद्दे हैं, कोई और जगह पर करंट अकाउंट है वहां गया, सर कोई और जगह तो करंट अकाउंट खोलने को ही मना किया था तो कहां गया। सर मिस्टर एक्स होगा तो आएगा जाएगा ना, स्कूल में ही सिखाया था लेट अस अज्यूम एक्स, एक्स बना दिया, ऐसे 4 एक्स बना के रखे हैं जिनके खाते में बैलेंसिंग अमाउंट रख के आपकी डीपी एडजस्ट हो रही है। सर पिनेकल में आप जब डीपी रजिस्टर निकालते हैं बाजू में लिख के आता है डीपी डिराइव्ड या मेंटेन्ड, इंश्योर करिए वहां पर जो डीपी है वो डिराइव्ड होनी चाहिए फ्रॉम द सिक्योरिटी डेटा विच यू सबमिट एवरी मंथ। मेंटेन्ड माने सीधा डीपी पंच करके इनको वो अमाउंट ऑफ डीपी देके रखा है, मेक श्योर ऐसी चीज नहीं हो रही है। So these were the few points related to the DP calculation, whether the DP working is been done properly or not. A lot can be discussed on this. We need to be just alert, looking at their stock statement, stock audit reports, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, और format in which they submit the stock audit, stock statement, वहां से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेटेस्ट ऑब्टेन रिव्यू और नॉट, और नहीं है तो इसके बिना रिन्यूअल कैसे पॉसिबल होगा, ये भी एक मुद्दा बनेगा। स्टॉक ऑडिट वही जो हमने क्रेडिट रेटिंग में बात की थी, वही बैंक की पॉलिसी के अनुसार ऐसे कौन से बोरोवर है जिसको स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है तो अलर्ट हुआ या नहीं, रिपोर्ट आई या नहीं, रिपोर्ट आई तो एडवर्स फीचर क्या थे और एक्शन क्या थी। सर रिपोर्टें ही नहीं मिलती कई जगहों पर, तो मेक श्योर यू हैव गॉट स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल दी स्टॉक ऑडिट अकाउंट्स और वेयर द स्टॉक ऑडिट इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। सर इंटरचेंजेबिलिटी ये नया कॉन्सेप्ट आया है, सॉरी इंटरचेंजेबिलिटी, नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर। पहले क्या था, नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर को 10 लाख से अबाउ टर्नओवर होने के ऊपर आप ऑडिटेड स्टेटमेंट मंगवाते थे, इसको रिवाइज कर दिया गया है और इसकी डिस्क्रिशन बैंक को दी गई है, बैंक मंगवा लेगा और अकॉर्डिंगली दे वुड बी मूविंग अहेड, कि भाई जो बैंक लिमिट तय करेगा उस लिमिट के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। सर डिलीजेंस रिपोर्ट 2009 की सीवीसी की सर्कुलर है जिसको मैंने फुटनोट में रखा हुआ है, कहां कहां एप्लीकेबल होगा। आप पार्टिसिपेटिंग बैंक है कंसोर्टियम फाइनेंस के, यू आर दी participating bank into the consortium finance and आपकी आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ से ज्यादा है, तो ये परिस्थिति के अंदर 2 साल में एक बार, यस आई विल शेयर, ये 2 साल के अंदर एक बार आपको ये रिपोर्ट लेके अपने पास रखनी है, इफ एप्लीकेबल इट वुड बी डन। Physical verification of the security by the bank officials.
क्या होता है सर? आप पूछते हैं सर इंस्पेक्शन ये फला फला खाते के अंदर हो गया था। हाँ हाँ सर हो गया था, देखिए चार्जेस भी डेबिटेड है। सर मुझे वो 1000 रुपए प्लस जीएसटी मत दिखाइए, मुझे वो आपके इंस्पेक्शन की रिपोर्ट दिखाइए। सर अभी मिल नहीं रही है, कल देता हूं, मतलब आज रात बनाता हूं। अभी जो भाई साहब आपको दोपहर तक बोल रहे थे कि सर मैं तो फरवरी में ही ये ब्रांच में आया हूं, मुझे क्रेडिट में ज्यादा समझ नहीं है, वही भाई साहब कल सुबह आपको पिछले 4 क्वार्टर की इंस्पेक्शन पर्टिकुलर बोरोवर की साइन करके देंगे। भाई साहब आप तो बोल रहे थे कि आप तो पिछले जस्ट फरवरी में ही आए हैं, right? You are mentioning that you have joined the branch since February and now पिछली 3 क्वार्टर की रिपोर्ट आप कैसे साइन करके आए? सर अगर लास्ट फरवरी में भी आप ब्रांच में आए होते तो 2 consecutive inspection report has to be signed by 2 different officials, ये गाइडलाइंस बोल। तो यहां पर ये चीजें पकड़ में आएंगी। सर फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी मुझे देखने को मिलेगा स्टॉक लेवल क्या था, इंश्योरेंस क्या था। सर अंडर इंश्योरेंस ये नहीं है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आपने 40 लाख लिया या 50 लाख के स्टॉक का इंश्योरेंस आपने 40 लाख लिया। सर ये क्या बोल रहा है? 110 स्टॉक ये रखता है, मतलब 50 लाख की डीपी है, ये बंदा 55 लाख का स्टॉक रखता है और हमने तो 60 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। बट सर उसके वहां जाओ हमेशा 1 करोड़ का स्टॉक रहता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी हमने लिखा है। सर एवरेज 1 करोड़ का स्टॉक आप मेंटेन करते हो तो इंश्योरेंस क्यों 50 लाख का 55 लाख का? आग लगेगी तो पूछ के लगेगी कि मैं इंश्योर्ड स्टॉक को लगूं और अनइंश्योर्ड स्टॉक को नहीं लगूं। दैट वुड आल्सो बी द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की कॉपियां मंगवाइए सर, कार इंश्योरेंस की कॉपी 2 साल के बाद मंगवाइए, क्योंकि पहले साल वो क्या बोलता है, सर वो तो डीलर के वहां से कॉपी लेके ही आए हैं, डीलर के वहां से इंश्योरेंस बन के ही आता है। सर वो कैसा आता है? पहले 2 साल गाड़ी का, टोटल 5 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब तीसरे साल आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है। वो आपने ऑनलाइन ले लिया कंपेयर करके, वहां बैंक का क्लोज डला हुआ है नहीं हाइपोथिकेशन का, वो आपको चेक करना है। So there are a lot of things related to the insurance, under insurance, etc. वो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी पता चलेगा, आगे इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन में भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट टेकअप करेंगे। एक और चीज यहाँ पर सर इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगी, पीएसआर पोस्ट सैंक्शन रिव्यू रिपोर्ट भी नहीं भरा जाता है। गाड़ी मुझे बोलेंगे कि भाई Q5 ने Q7, तो आई बी एबल टू अंडरस्टैंड के विच कार आई एम टॉकिंग अबाउट। बट 3 व्हीलर टेम्पो, डू यू नो द वेरिएंट? सर 5 लाख के 3 व्हीलर टेम्पो का कोटेशन आता है, 4.5 लाख की भुगतान डीलर को होती है, और कौन से मॉडल की डिलीवरी होती है? वही 4.5 लाख वाली। पूरा मार्जिन आपसे फंड करवा लिया, आपने कभी भी कोटेशन को और इनवॉइस को मैच नहीं किया। कोटेशन एक्स वेरिएंट का था, डिलीवरी वाई वेरिएंट की ली गई और पूरा फंडिंग ऑफ द मार्जिन आपसे करवा लिया। पोस्ट सैंक्शन रिव्यू इंस्पेक्शन के समय ये मुद्दे ध्यान में आएंगे। लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने मंगवा के रिकॉर्ड पे रखी है या नहीं? पैरा 4.2.9 ऑफ द मास्टर सर्कुलर वुड हिट हियर। अगर 50% से ज्यादा वैल्यूएशन इन्वेंट्री का कम हो गया है, डिटीरियोरेट हो गया है, तो डाउटफुल में जाके आपको प्रोविजनिंग करनी होगी, और 10% ही वैल्यू बचा है तो इसको लॉस्ट में ले जाके 100% प्रोविजनिंग करनी होगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्टिकुलरली एनपीए अकाउंट्स में भी ये देखना पड़ेगा। और कई एनपीए अकाउंट जो जस्ट सबस्टैंडर्ड या D1 है, बट एज दे लैक द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी would require 100% provisioning from the year 1. Deficiency including value of security, inspection, other adverse feature, beyond limit, inadequate insurance, इन सभी के बारे में एग्जांपल हम बारी बारी ले चुके हैं। तो ये सारे मुद्दे ये 7 नंबर पॉइंट में आएंगे। 8 नंबर, बैंक की सिस्टम से खुद रेड फ्लैग अकाउंट की लिस्ट निकलती है। एनी अदर डेविएशन ऑब्जर्व रिलेटेड टू द सेम, योर कमेंट। सर 9वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉप
5 स्टैंडर्ड लार्ज एडवांस के ऊपर आपकी कोई ऐसी राय है जो आप मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो? उसके बाद अगर लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटी को फंड किया है तो उसकी कंप्लायंस वेरी रेयरली वी मे जनरली फाइंड दिस. Second, next part, fifth part, related to the general instruction of the advances, IRAC, asset classification and provisioning, also stressed assets, etc., has been done properly or not. ये मुद्दा आगे से मैं बात करते चले आ रहा हूं. ये वाला क्लासिफिकेशन का जो मामला है, यहां पर कोई भी मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. एक बार मैंने डेट ऑफ एनपीए डाल दिया तो ऑटोमेटिकली हर साल उसका D1, D2, D3 लॉस्ट होता रहेगा और सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजनिंग आती रहेगी. आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन जो आपको उन्होंने दिया है आईरेक, डू यू एग्री टू इट एज पर दी आरबीआई सर्कुलर, यस और नो? सर अब आईरेक के बारे में तो बोल रहे हो, यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में लेके आ गए? स्टैंडर्ड अकाउंट्स, SMA 012, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन से नीचे वाले जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करे हुए हैं. डू यू एग्री टू दैट, यस और नो? इफ यस, यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंटेशन. तो जो सीसीओडी बैलेंस फाइल आप चेक करते हो ना, उसके अंदर थोड़ा एक्सेल यूज करके इसकी हम एक रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस ले सकते हैं. सर यहाँ 2-5 मिनट और बात कर सकते हैं. यहाँ एक और मुद्दा मैं बताऊंगा सर, 31 या 30/12 की आप पोटेंशियल एनपीए SMA 2 वाली लिस्ट कि अगर ये क्रॉस कर गए 90 दिन तो ये सीधा क्या होने वाले हैं? एनपीए. तो जो 31/12 को पोटेंशियल एनपीए में था वो आज कहाँ है? 31/3 को. सर आज भी पोटेंशियल एनपीए है, कोई दिक्कत नहीं. सर वो पोटेंशियल एनपीए में था, आज कहाँ है? सर एनपीए हो गया, बहुत है, बढ़िया. सर वो रेगुलर हो गया, पोटेंशियल एनपीए में से भी निकल गया एंड नाउ इट हैज बिकम स्टैंडर्ड SMA 0. टेक आउट इट्स लेजर ऑफ लास्ट 30 days. पूरा अकाउंट भी नहीं देखना है, उसमें खाली क्रेडिट्स देखनी है. सारी क्रेडिट्स भी नहीं देखनी है, ओनली वो क्रेडिट देखनी है जिसके सामने क्या लिखा है? कैश या टीआर, ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्लियरिंग, आईएमपीएस को छोड़ दो. कैश या ट्रांसफर के टैग के चलते हुए ऐसी कौन सी क्रेडिट ये खाते में आई है, उन्हीं को मैं पकड़ूंगा. कैश भर के तो आप खाता रेगुलराइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला है रेगुलर बिजनेस रिसीट आएगी तो ही खाता रेगुलर होगा. ट्रांसफर, ओनर ने अपनी एफडी के सामने लोन लेके सीसी अकाउंट में भर के उसको रेगुलराइज किया, यू कैन चैलेंज दैट क्रेडिट. ट्रांसफर, मेरे खाते में ओवरड्रॉन हो रहा था, आपके खाते में लिमिट बची थी, आपके खाते से मैनेजर साहब ने मेरे खाते में पैसा जमा कर दिया. ऑल्दो वी डू नॉट नो ईच अदर, वी डू नॉट हैव एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन अमंग्स आवरसेल्व्स. यहीं पे पता चल जाएगा ऐसी कौन सी गलत क्रेडिट्स लाके, या गलत क्रेडिट का मतलब मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि नॉट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, नॉट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक डेट. पैसा कहां से आया और अकाउंट रेगुलराइज हुआ. एमओसी में जो चेंजेस आप दे रहे हो वो इनकॉर्पोरेट हुआ या नहीं? सर लास्ट ईयर की भी एमओसी देखो, जो देखे गए थे वो इनकॉर्पोरेट हो गई या नहीं? सर अभी ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे आर रिलेटेड टू डाउनग्रेडेशन, अपग्रेडेशन और उसकी गाइडलाइंस फॉलो हुई है या नहीं. 10 करोड़ से ऊपर वाला अकाउंट डाउनग्रेड हुआ है, अपग्रेड हुआ है, तो उसकी रीजनिंग और आपके ऑब्जर्वेशन आईरेक के अनुसार आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो हुई या नहीं, नहीं है. तो आईरेक के लेक्चर में आपने जो क्वेरीज वहां पर इकट्ठी करी थी, एमओसी दी नहीं दी, यहां रिपोर्टिंग करना है. रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिफेज अकाउंट एडवांसेस के सेशन में आपने डिस्कशन किया है, यहां इसके बारे में आपके ऑब्जर्वेशन लगाने हैं और आरबीआई की रिस्ट्रक्चरिंग की जो गाइडलाइंस है वो कवर हुई या नहीं, फॉलो हुई या नहीं, नेक्स्ट बी नंबर के पॉइंट में लिखना है. रेगुलेटरी स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड असेट्स, बैंक की क्या पॉलिसी है चेक करिए. ब्रांच कितना स्ट्रेस्ड असेट को फॉलो करेंगे, बाद में कहां पर आप इसको असेट रिकवरी ब्रांच में डालेंगे, वगैरह वगैरह. एनपीए में अगर अपग्रेडेशन हुआ है तो आरबीआई के नाम फुलफिल हुए या नहीं. ये अपग्रेडेशन को आप डिसएग्री करते हो, कमेंट.
कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उन्होंने कुछ लीगल एक्शन लेने को बोले हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेम? कोई बोरोवर का एनपीए अकाउंट आईबीसी के तहत मैंडेट इश्यू कर चुके हैं, तो ब्रांच ने इसके बारे में जो इनिशिएशन करना था किया है या नहीं? सर ईसीजीसी क्लेम्स पहले क्या लेते थे हम? क्लोजिंग ईयर एंड की बैलेंस। अब क्या पूछा है? येलो वाला नया रिक्वायरमेंट, रिजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड whether the rejection is properly considered or not while doing the provisioning। सर रिजेक्ट हुआ मतलब उतना पोर्शन अनसिक्योर्ड हो गया, तो आपको डे वन से 100% प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड पोर्शन की करनी होगी, वो सारे खातों के अंदर जहां पर ईसीजीसी क्लेम ड्यूरिंग द ईयर रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद एनपीए वैल्यूएशन रिपोर्ट लाए या नहीं, उसके अनुसार प्रूडेंशियल नॉर्म का भी क्लोज मैंने यहां कवर किया है, उसके अनुसार आपको प्रोविजनिंग और बाकी का टेक केयर करना होगा। फर्दर इन जनरल इंस्ट्रक्शन रिकवरी पॉलिसी को प्रिस्क्राइब किया है, उस अनुसार आपने काम किया या नहीं? कोई जगह पर राइट ऑफ कर रहे हो तो उसके कंप्लायंस डिक्री कोर्ट से आ चुकी है, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया या नहीं? रिकवरीज प्रॉपरली बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एंड इंटरेस्ट अपोर्शन हो रही है या नहीं? ये बैंक की पॉलिसी है। ऑफ कोर्स पहले वो उसको इंटरेस्ट में लगाते हैं, फिर कैपिटल में लगाते हैं। ये 11वें नंबर का पॉइंट जो मैं आगे भी रिफर कर चुका, जहां पर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में आपके डॉक्यूमेंट हेल्ड है, ऑडिटर हैज रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट आस्क्ड बाय देम ऑन टेस्ट चेक बेसिस एंड आर वी satisfied or not? If not, give the detailed comments over here. Any other major deficiency in credit review, monitoring and supervision if I had come across? सर आंसर देने की जगह होगी 50 शब्द की और मुझे लिखना है वहां ऐसे, I can make a mention of an email dated April 10th to this authority and write that long email to those authorities. I am not sure anybody could read the email or not, but later on if I had been questioned, आपने क्या किया? सर आपके एलएफआर में जगह कम थी, मैंने ईमेल किया और वो ईमेल का मेंशन एलएफआर में किया। आपने देखा नहीं देखा मेरा लुकआउट नहीं है, बट मैंने इतना किया just because there was no adequate space to report, I did not report it. That answer would look a bit silly if it is a serious matter. It's my personal view and humble suggestion to you all. नॉन फंड बेस पहले हम लिस्ट देते थे ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी एट द एंड ऑफ द ईयर का, अब डिवॉल्वमेंट का ड्यूरिंग द ईयर का पूरा लिस्ट मांगते हैं, और डिवॉल्व होती है तो वो कहाँ एडजस्ट होनी चाहिए? लिमिट के अंदर। एलसी डिवॉल्व का एक अलग खाता खोल के सेपरेट लिमिट तो नहीं दे के रखी है, चेक करिए। सर बैंक गारंटी एक बड़ी मजे की बात, उसके रिलेटेड भी मैं आपको बताता हूं। घोष जिलानी कमेटी, सर वो अभी कहाँ बात कर रहे हो आप? वो तो यस नो होते रहता है, बैंक मैनेजर की बोलता है सर 10 साल से मैं यही करवा रहा हूं। सर एक मुद्दा है 50,000 से ऊपर की बैंक गारंटी में 2 ऑफिशियल का साइन है या नहीं? रैंडमली टेस्ट चेक बेसिस पर निकलवा के देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा पता नहीं है घोष जिलानी के अंदर यस नो करने का। चलिए ठीक है, तो यहाँ डिवॉल्वमेंट कहाँ एडजस्ट हो रहा है वो एक टेस्ट चेक का मुद्दा बनेगा। सर इंटरचेंजेबिलिटी, प्राइवेट बैंकों ने ये एक मुद्दा लाके रख दिया है, फंड बेस को नॉन फंड बेस के सामने यूज नहीं कर पाएंगे, नॉन फंड बेस को इंटरचेंजेबल करके अगर ज्यादा जरूरत है तो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ फंड बेस में मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। These ends the asset side. Fifth point related to advances. Now we are going to the sixth point of advances side, other asset. Sundry suspense, 90 दिन के पुरानी एंट्री प्रोविजनिंग सर वो रखेंगे ही नहीं, तो मैं बैलेंस नहीं देखूंगा, मैं लेजर देखूंगा, एंट्रियां कहाँ चली गई, कैसे रिड्यूस हो गई। सर एक जगह हमने पाया था एक खाते में चार्जेस की रिकवरी हो गई विदाउट डेबिटिंग टू हिज करंट अकाउंट, वी वर सरप्राइज्ड, डेबिट क्या किया? डेबिट सन्ड्री सस्पेंस कर दिया, दोनों बाजू फायदा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं
सैलरी सस्पेंस का कम से कम पिछले तिमाही का एक क्वार्टर का लेजर देखिए। देन intangible item under this any head, if any, make a mention of that. Dormant and inoperative account, exceptional report, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक मुद्दा है। ये सब चेक करते हुए मैं इनके ऊपर कमेंट कर पाऊंगा सर, ये सब चेक करते हुए, इसको देखते हुए, वो कैश लिमिट का भी मुद्दा देखते हुए मैं को और क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा, दैट इज रिलेटेड टू केवाईसी एंड एएमएल। केवाईसी तो चलो कंकरेंट ऑडिट है तो उसकी रिपोर्ट देख लूंगा, खुद 10 पॉइंट एक बार 10 फॉर्म्स निकाल के सैंपल बेस पे चेक कर लूंगा, बट एएमएल 3 दिन की ऑडिट में मैं कैसे देख सकता हूं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस को फॉलो हुई या नहीं। सर कितने डोरमेंट अकाउंट ऑपरेटिव हुए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई या नहीं, कहां से मिलेगा, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट हो रही है या नहीं, रिव्यू हो रही है या नहीं। कैश में मैंने बोला कि ऐसे 5-15 अकाउंट ही कैश को बैलेंस को ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, फिर भी कैश बैलेंस क्यों ऊपर जा रहा है। These all would give me an insight towards getting into details or comments related to anti-money laundering guidelines if complied with, followed or not. तो यहां पर हम गवर्नमेंट इनऑपरेटिव कितनी बार रेगुलर हो रहे हैं, उसकी जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कोई चेंजेस आ रहा है तो उसके ऊपर कमेंट। एफसीएनआर डिपॉजिट का ऑटो रिन्यूअल हो रहा है, उस समय बंदा एनआरआई है या नहीं, उसके रिलेटेड केवाईसी की कंप्लायंस हुई या नहीं। मिनिमम बैलेंस के रिलेटेड आपने जो रिकवर करने थे चार्जेस रिकवर किए या नहीं। सर ये 2014 का सर्कुलर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो किसके फेवर में है, अकाउंट होल्डर के। सर 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस था, मैंने 400 रखा, तो आप 60% पेनल्टी लेंगे, पूरी पेनल्टी नहीं लेंगे, ऐसा यहां बोला गया है। एग्रीगेट आइटम ऑफ द ओल्ड आउटस्टैंडिंग एंट्री पेंडिंग बियॉन्ड 1 year, unusual item in material withdrawal or debit to the certain account. So these ends our asset portion. Now we are coming to the liability side. Any other contingent liability if there? Sir contingent liability पता कैसे चलेगा, एक लॉन्ग पेंडिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, 2 P&L के अंदर लीगल चार्जेस का बड़ा मोटा खर्चा ड्यू टू सम पेंडिंग कंप्लेंट्स और लिटिगेशंस, राइट। अभी इंटरेस्ट की इनकम और इंटरेस्ट का खर्चा दोनों सैंपल बेसिस पे चेक कर लेंगे तो P&L का मोटा मोटी क्लैरिटी आ जाएगी। P&L का दूसरा मुद्दा, बैंक को कोई पावर नहीं होता खर्चा करने का, तो हर एक खर्चा उन्होंने लिमिट में किया है या नहीं, हर एक खर्चे की जहां जहां जरूरत है वहां वहां पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ली है या नहीं, टीडीएस काटा या नहीं, जीएसटी पर्टिकुलर लेजर में पार्क किया या नहीं। सर एडवांस वो लोग लेते हैं कौन सा, सर्टन एक्सपेंडिचर करने का, ट्रैवलिंग एडवांस 1 तारीख को लेते हैं, 31 को पूरा पैसा जमा करते हैं। होना क्या चाहिए, 1 तारीख को 20,000 एडवांस लिया, 31 को 2,000 रुपया एंड 18,000 रुपया का बिल जमा करना होगा। ये तो 1 तारीख को 20,000 उठाता है, 31 को 20,000 जमा करवाता है, 1 को वापस लेता है। किसने जमा करवाया, किसने देखा, वाउचर ही घूम रहा है। मतलब ये बंदा ट्रैवलिंग एडवांस के नाम पर या ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एडवांस के नाम पर 20,000 रुपए की सीसी यूज कर रहा है। तो दिस आर द पॉइंट टू बी चेक एट द P&L लेवल। क्वेश्चंस इंटरेस्ट वगैरह टेस्ट चेक बेसिस पर हमने देख लिया, आरबीआई के आईरेक के अनुसार हो रहा है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिसीट डिपॉजिटर की डिपॉजिट ऑटो रिन्यू नहीं होनी चाहिए। सर ऑटो रिन्यूअल में भी एक मुद्दा है कि जो डिपॉजिट्स ने ऑटो रिन्यूअल ऑप्ट नहीं किया हुआ है और वो ओवरड्यू या मैच्योर हो गई, तो आज वो सेविंग्स अकाउंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट फैच करेंगे, ना कि एफडीआर के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो। तो ये एक मुद्दा आपका और बनेगा P&L के अंदर। सर ये लास्ट मुद्दा है P&L का, क्या लिखा है उन्होंने, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स 3 दिन में कहां से पकड़ में आएंगे। सर लास्ट 4 महीने की एवरेज एडवांसेस आउटस्टैंडिंग वर्सेस इंटरेस्ट इनकम, एवरेज
एट डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग वर्सेस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का एक रेशियो बनाएंगे। अभी डिपॉजिट बढ़-घट नहीं रही है, बट ये रेशियो डेविएट हो रहा है। एडवांसेस बढ़-घट नहीं रहे हैं, बट ये रेशियो डेविएट हो रहा है। तो यहां पर मुझे एक परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा टू आइडेंटिफाई द डाइवर्जन ट्रेंड्स। जनरल चौथे मुद्दे पे हम आ रहे हैं, गोल्ड बुलियन सिक्योरिटी आइटम। बेचने वाला गोल्ड है जो आजकल फिजिकली होता नहीं है, गोल्ड लोन वाला गोल्ड नहीं है। अगर है तो ड्यूअल कस्टडी और वो सारे रिकंसिलिएशन के मुद्दे आएंगे। सिक्योरिटी फॉर्म्स में अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं है, डीडी पे ऑर्डर और एफडीआर के फॉर्म्स के अलावा। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स शुरुआत में ही मैं बोल चुका हूं, ये सारे मुद्दे सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं या नहीं, मैन्युअल में क्या क्या हो रहा है, लिस्ट दी। आईएएस ऑडिट ब्रांच को ड्यूरिंग द ईयर अलॉट हुआ था, अगर है तो रिपोर्ट और रिपोर्ट के अंदर दी गई हुई कोई एडवर्स कमेंट के ऊपर ब्रांच का एक्शन टेकन क्या है। एक्सेप्शनल रिपोर्ट मैं अभी टच अपॉन किया, एक्सेप्शनल रिपोर्ट प्रिंट हो रही है या नहीं, वेरीफाई हो रही है या नहीं, क्या क्या मुद्दे एक्सेप्शन के हो रहे हैं, उससे बहुत सारी इंसाइट ऑपरेशन की मिलेगी। एनी अदर मेजर ऑब्जर्वेशन पेंडिंग एट द ईयर एंड। Laid down procedure regarding manual intervention. I discussed it at length, so not touching upon it right now. Comment on data integrity. मैं बोला था लास्ट में मैं कैसे कमेंट करूंगा डेटा इंटीग्रिटी पे, इसीलिए मैं पहले प्रश्न से जहां जहां जितना डेटा प्रोसेस होके आता हुआ देख रहा हूं, उसकी प्रोसेस के ऊपर, पावर के ऊपर, लॉगिन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं अपने ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, और ये सारी चीजें लेड डाउन प्रोसीजर के अनुसार जा रही है। डेटा इंटीग्रिटी ओके, इफ नॉट आई मे डाउट द डेटा इंटीग्रिटी। ब्रांच इज एक्सपीडियस कंप्लाइंग विथ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हेड ऑफिस एक्सेट्रा रिगार्डिंग द अनमैच्ड ट्रांजैक्शन, अनरिकंसाइल्ड नहीं रहने चाहिए इंटर ब्रांच अकाउंट। फ्रॉड, डिटेक्टेड फ्रॉड के बारे में आपको क्या डेटा मिला, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके यहां कमेंट करेंगे। एनी अदर लाइकली फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द ब्रांच, योर ऑब्जर्वेशन। और आपको कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड लगता है, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है एलएफआर का, जहां उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि इस प्रकार का कोई भी सिचुएशन दिखता है तो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन ऑफ द फ्रॉड के अनुसार आप ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे। अर्ली वार्निंग सिग्नल इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन, एक बार इंडेक्स भी देख लीजिए तो पता चल जाएगा बैंकिंग में क्या क्या अर्ली वार्निंग में आता है। केवाईसी, कंकरेंट ऑडिटर, कंकरेंट ऑडिट नहीं है, आपने फ्रेश एडवांसेस देखे हैं, वहां पर केवाईसी देखा है, प्लस सैंपल बेसिस पे थोड़े करंट अकाउंट की केवाईसी समय पर हो तो देख लेंगे। एएमएल अभी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। द प्रॉपर सिस्टम फॉर डेटा इंटीग्रिटी टेस्ट चेक करेंगे, प्रोसेस देखेंगे, भाई एप्लीकेशन से लेके खाता खुलने तक कैसे हुआ, सैंक्शन लेटर्स, these all would give you an idea as to the data integrity and MIS. The last point, miscellaneous 7 नंबर का मुद्दा, उसमें क्या बोला है सर, लास्ट LFAR से लेके आज तक जो सारे ऑडिट रिपोर्ट ब्रांच लेवल पे सबमिट हुए हैं उन सभी की लेवल ऑफ कंप्लायंस क्या है, उसके ऊपर आपका कमेंट। जैसा मैं आगे बोल चुका हूं, लार्ज ब्रांचेस, असेट रिकवरी ब्रांचेस, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर इसके बाद एक या दो मुद्दे होंगे, अगर एप्लीकेबल है तो आगे जाएंगे, अदरवाइज द रेगुलर डिस्कशन रिलेटेड टू द LFAR फ्रॉम माय साइड एंड्स हियर। Thank you so much for giving me the opportunity to share my view sitting at my office and interacting to the largest region of our institute geographically. Thank you so very much. I'll share this copy of the presentation for you. Thank you so much. This is it from my side. Thank you. Nayan sir, can we take the some questions answer from the questions from the member side? If the time permits and whatever I have. 5 minutes we are taken. Basically अभी मैं chat में अभी मैंने check किया. There is a one member query. I think might be you give the answer properly. There is a question is that कि whether the cash retention limit including ATM cash also include.
हो गया था, एक मेंबर ने कुछ मटेरियल के बारे में बोला, 2 या 3 ही मुद्दे थे। आई थिंक आई टू कम। एटीएम कैश के बारे में था बस, है ना? कोई और मेंबर हमारे कोई क्वेरीज अगर लेना चाह रहे हैं तो या तो चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेज करें। आवर टीम, सीआरसी टीम विल बी अलाउ। अगर आपकी क्वेरी है, वैसे तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सर, आपका तो प्रेजेंटेशन जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ है ना सर, इसलिए मेंबर ने लिखा है कि पीपीटी जरूर शेयर करें। तो सर आपको तो हम इतनी बार सुनते हैं, इतनी जगह हमने आपको देखा है, सुना है, और इतना मेंबर को लाभ मिलता है। और एलएफआर को कई बार हम जितना लाइकली लेते हैं कि स्टाफ को लगा देंगे, प्री फील्ड आ रहा है सर। अभी मेरा बैंक है बीओआई, तो अभी वहां पर मुझे आज ही एससीए से एक उनका एक प्रोग्राम था टेलीफोनिकली, तो उन्होंने बताया कि इस बार वहां पर जो एलएफआर आएगा वो प्री फील्ड आएगा जो लास्ट टाइम का था। तो आपके लिए प्री फील्ड भी डाल दिया, तो मतलब एलएफआर को कोशिश कर रहे हैं कि बस इनको लास्ट मिनट पे वो रिपोर्ट करे, जबकि इसमें इतना सब कुछ है जितना आपने बताया, उस हिसाब से तो बहुत वर्किंग करनी है और अवर दिस फैक्टर इज हाई। तो अगर किसी मेंबर की क्वेरीज है प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से सर बहुत अच्छे तरीके से आपने इसमें हमें आंसर दिया। मैं बीइंग अ सीआरसी मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब अंकुर कुमार गुप्ता जी भी यहाँ पर है। तो वैसे तो सर का देखो तो वेलकम एड्रेस रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा आप, क्योंकि मुझे अंकुर भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, तो वो जरूर 2 शब्द कंक्लूजन रिमार्क के रूप में बोले। अंकुर भाई, ओवर टू यू। थैंक यू राजीव भैया। मैं नैन भाई जी का वो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ना बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मैं मेंबर की तरफ से, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपनी पीपीटी भी हमको शेयर करें, जिससे क्या है हम हमारे सीआईआरसी की जो वेबसाइट है उस पर रिसोर्सेज में डाल देंगे। जिससे क्या होता है कि मेंबर्स को कोई भी पॉइंट देखना हो, कोई चीज समझना हो, तो वो इजी से समझ सके। क्योंकि मेंबर्स का कॉल रहता है कि सर पीपीटी मिल जाए, जबकि हमने फैसिलिटी दे रखी है सर गूगल फॉर्म में, यूट्यूब पे ना, वो क्या नाम है, इसको अपलोड करते हैं पूरे वीडियो को, रिकॉर्डिंग को, जिससे कि मेंबर कभी भी कोई पॉइंट सुनना चाहता है, कोई चीज समझना चाहता है, तो इजी गोइंग रहे। हम ये यूट्यूब वाला चैनल है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा इसको लार्ज लेवल पे लेके जाने का, कि इस पे मेंबर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। जिससे क्या होता है कि ब्रांचेज होती है सर हर जगह, बड़ी जगह तो, छोटी जगह ब्रांचेज नहीं है। तो मेंबर को छोटी जगह जहाँ ब्रांचेज नहीं है उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो वो अपन वेबिनार के रूट से ही उनको मेंबर को बेनिफिट दे सकते हैं। तो एक ये अंकुर टारगेट भाई है कि जहाँ अंकुर भाई आप इतने बोल रहे हो, इतने में सर ने भेज भी दी मुझे मिल गई। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मेंबर्स है ना, जो छोटी जगह पे है, उनको बेनिफिट निकले, कि अपना जो नॉलेज है, शेयरिंग है आपस में, हम आपस में मिलके काम करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन को आगे ले जा पाएंगे। छोटी जगह के लिए थोड़ा सा टारगेट है कि छोटी जगह को साथ में लेके आगे बढ़े, क्योंकि बड़ी जगह ब्रांचेस तो इटसेल्फ खुद करती भी है और बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। छोटी जगह पूरे साल में कुछ प्रोग्राम होते नहीं है। तो मेरा भी ये टारगेट रहेगा, छोटी ब्रांचेस को ज्यादा बेनिफिट दूं एज ए सीआरसी चेयरमैन, की प्रोग्राम करें। और राजीव भैया साथ में है, पिछले साल का अनुभव है राजीव भैया को, इनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। अरे अंकुर भाई साहब, आपका विजन है, जो इतनी लंबी वेबिनार इस बार हुई 8 डे सीरीज, और हमारे नयन भाई साहब ने उसे कंक्लूड किया, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बहुत हमारे अच्छे मित्र है, तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और अपने चेयरमैन साहब का भी, नयन भाई का भी, अपनी सीआरसी जो बैकएंड टीम है वो लगी रहती है सर पूरे 8 दिन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी व्यूवर्स का जो जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक। फिर आगे इसी तरह सर और अगली जो अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी रेगुलर वर्किंग है सीआरसी लेवल पर करते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।